क्या ज्योग्राफी क्लासेस पहले हो चुकी है क्या आपके बैच में? फर्स्ट टाइम? अच्छा। तो ज्योग्राफी का कोई भी पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ आपका, है ना? ज्योग्राफी के अंदर आपके सिलेबस में जो 3 पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें एक पार्ट था वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी, यानी विश्व और भौतिक भूगोल वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कवर करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट। फिजिकल ज्योग्राफी आपके सिर्फ आरएस मेंस में, ये आपके प्रीलिम्स वाले एग्जाम में नहीं रहेगी, ये ओनली मेंस में रहेगी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट आपके दोनों में रहता है। इसका मीनिंग ये स्पेसिफिक पोर्शन में नहीं होगी, दोनों में हो। आर एस प्रीलिम्स और मेंस में, और सेकंड वाला पार्ट केवल आर एस मेंस में। इसमें वही है आपके जो 11th वाली एनसीईआरटी वाली बुक्स में स्टार्टिंग के 5 या 6 टॉपिक हैं, वो स्टार्टिंग टॉपिक आपके दिए हुए हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की वैसे देखा जाए तो मदर ज्योग्राफी यही होती है। यानी ज्योग्राफी में जितने भी कॉन्सेप्ट जो निकले हुए हैं वो मुख्यतः किस पार्ट से निकले हुए हैं? फिजिकल ज्योग्राफी से निकले हुए होते हैं। फिर बाद में दो ज्योग्राफी के ऐसे पार्ट हैं जो आपके रीजनल ज्योग्राफी के तौर पे ऐड किए हुए हैं। रीजनल का मीनिंग होता है प्रादेशिक भूगोल। जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं उससे रिलेवेंट। तो जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं उसमें एक तो आपका कंट्री है भारत, तो इसका मीनिंग भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो एक तो सिलेबस में आपके ये ऐड किया गया है भारत का भूगोल, और एक रीजन भारत में किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं आप? राजस्थान स्टेट से, इसका मीनिंग राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल यानी राजस्थान ज्योग्राफी। अब अपने जो रीजनल एग्जाम होते हैं, रीजनल एग्जाम का मीनिंग अपने राज्य या स्टेट लेवल पे जो एग्जाम होते हैं, उन स्टेट लेवल एग्जाम के अंदर मुख्यतः जो रीजनल पार्ट होता है अपना स्टेट का, उसको प्रायोरिटी में ज़्यादा रखा जाता है। और मेनली प्रीलिम्स एग्जाम में ज़्यादा। तो जैसे प्रीलिम्स जैसे एग्जाम हैं जिनके एग्जाम्पल्स आपके, क्योंकि 2013 से बात करते हैं अपन, क्योंकि आरएस का जो इससे पहले का जो पैटर्न है वो सब्जेक्ट पैटर्न था, जिसमें मेंस में हर स्टूडेंट के अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, किसी का हिस्ट्री है, किसी का पॉलिटी है, किसी का ज्योग्राफी है। 2013 से एक ऐसा पैटर्न है जो सबके कॉमन है। कोई भी उस पर चॉइस वाला सब्जेक्ट नहीं है, सबके जितना भी हो सब कंपलसरी है। तो इसका मीनिंग है अब जो 4 पेपर हैं वो सबके एक जैसे ही होते हैं, सेम होते हैं। तो 2012 से पहले का पैटर्न अलग था आपके, जैसे यूपीएससी पैटर्न है जिसमें मेंस में आपको एक सब्जेक्ट लेना होता है। तो राजस्थान में आरएस में 2 सब्जेक्ट थे पहले, आपकी ऑप्शन या चॉइस। तो वो चॉइस आपके 2012 के एग्जाम के बाद में बंद कर दिए गए, एक न्यू पैटर्न लाया गया 2013 से। और 2013 के इस समय 2013 में 3 पेपर हुए थे आरएस के। कुछ सेंटर के ऊपर आरएस वाले पेपर में ओएमआर सीट नहीं आई थी, तो बाद में उन स्टूडेंट्स का एग्जाम अजमेर बुला के अलग से लिया था। करौली या दौसा के कुछ सेंटर में ऐसा हुआ था, सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही था, ओएमआर सीट नहीं थी उसमें। और फिर बाद में पता लगा कि 2013 का स्टार्टिंग जो पेपर दिया गया तो 2013 में एक आरपीएससी ने में अजमेर में लिया था कुछ स्टूडेंट का। और 2013 स्टार्टिंग जो पेपर सबका जो कॉमन हुआ था वो अमृतलाल मीणा जी की भेंट चढ़ गया था। उस टाइम पेपर लीक हुआ था, और फिर पूरे पेपर को कैंसिल करके 2013 के नाम से एक अलग से पेपर आयोजित हुआ 2015 में जाके। लेकिन वो वैकेंसी 2013 की थी, सबसे डिले वैकेंसी यही थी नए पैटर्न वाले। तो 2013 के आरपीएससी के साइट पे कितने पेपर मिलेंगे आपको? 3। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आरएस एग्जाम होता है आपका 2016, उसके बाद में 2018, उसके बाद में 2021, 2023 और 2024। इन ईयर्स में कंटिन्यूस वैकेंसीज रही हैं। एक 2020 में 22 को छोड़ दें।
तो आपके पास एनालिसिस करने के लिए पेपर को, यानी एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है, तो इसके लिए आपके पास लगभग कितने पेपर हो गए? ये 8 पेपर। एग्जाम भले ही कम बार हुई हो, लेकिन पेपर कितने आपके पास? 8 पेपर। इन 8 पेपर में आप देखोगे कि जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, उस ज्योग्राफी के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन। कोई नियम नहीं है कि 20 ही पूछे जाएंगे या 25 ही पूछे जाएंगे। 25 से ऊपर भी पूछे गए एक दो बार, 27 28 तक भी पूछे हैं, लेकिन एक एवरेज जो लेके चल रहे हैं अपन, 20 से 25 के बीच, जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन होते हैं आपके, लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास होते हैं। कभी वो 15 के 17 भी चले जाते हैं, कई बार 15 के 14 भी हो जाते हैं, लेकिन इससे कम जनरली नहीं देखे आज तक। तो इसका मीनिंग यहाँ से जनरली इतने क्वेश्चन रहते हैं, 15 क्वेश्चन। इंडियन ज्योग्राफी से मैक्सिमम 3 से 4, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं देखे गए इसमें। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैक्सिमम 3 से 4, ये पैटर्न होता है। और कई बार जब क्वेश्चन बढ़ते हैं तो यहाँ वाले से ज़्यादा बढ़ते हैं। जैसे राजस्थान ज्योग्राफी से कुछ एग्जाम्स में 18 से 19 तक भी देखे गए, तो उस साल 25 या 25 से ऊपर भी क्वेश्चन आ गए। एक बार ऐसा था, इंडियन ज्योग्राफी से भी 2 क्वेश्चन आए और वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी 2 क्वेश्चन आए। उस साल राजस्थान ज्योग्राफी को और ज़्यादा वेटेज दे दिया। तो प्रीलिम्स एग्जाम में वेटेज इसलिए दिया जाता है, अपना स्टेट एग्जाम है, और इस एग्जाम का इफेक्ट अपने नेक्स्ट एग्जाम पे भी होगा। तो इसका मीनिंग ये भर्ती अन्य राज्यों के स्टूडेंट्स के लिए नहीं। तो इसमें जो रीजनल पोर्शन अपने होते हैं, तो रीजनल पोर्शन यानी अपना जो स्टेट ज्योग्राफी है, राज्य का भूगोल है, स्टेट आर्ट एंड कल्चर है, स्टेट का अपना हिस्ट्री है, स्टेट की जो पॉलिटी है, इन पोर्शन को बढ़ा दिया जाता है। और स्टेट का इकोनॉमिक सर्वे है, ये मैटर इतना दे दिया जाता है कि अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं, वो क्वालिफाई है यहाँ पे कंपटीशन देने से पहले सोचते हैं कि अपने रीजनल पार्ट ये कवर हैं क्या। अब वो चाहे इंडिया वाला कितना भी कवर कर ले, इन 60 क्वेश्चन का जो गैप है वो नहीं भर सकते वो। इस कारण अदर स्टूडेंट, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, जो जनरल की 5% सीट पे आ सकते हैं, क्योंकि जनरल की सीटें भी वो ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, 5% सीट अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए भी रिजर्व होती है। रिजर्व का मीनिंग अगर वो आते हैं उस कैटेगरी में तो होती है, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है कि 5% अदर स्टेट के स्टूडेंट को दी जाएंगी। तो मैक्सिमम वो कितने परसेंट कवर कर सकते हैं? 5%। तो उन 5% में उनका आना और मुश्किल कर दिया जाता है रीजनल पार्ट को बढ़ाकर। तो हर ऐसा स्टेट करता है। तमिलनाडु है तो तमिलनाडु भी ऐसा ही करता है, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में भी पेपर देते हैं। जैसे अपने यहाँ तो लोकल लैंग्वेज या राजस्थान जैसा कोई सब्जेक्ट अपने ऐड नहीं है, अगर 10 15 क्वेश्चन उसके भी जोड़ दिए जाएं तो हो सकता है स्टूडेंट बाहर वाले जो हैं वो सिर्फ एग्जाम देने के लिए आए, प्रीलिम्स मेंस में वो नहीं बैठ पाएंगे। तो ये लगभग प्रयास इसलिए किया जाता है कि रीजनल पार्ट है उसके हिस्से को बढ़ा दिया जाए। तो हमेशा आपके इस पोर्शन का वेटेज प्रीलिम्स एग्जाम में ज़्यादा होगा। ऐसा जो मैं कह रहा हूँ वो मानना नहीं है, आपको पुराने पेपर भी देखने, तो इससे आपको खुद को लगेगा कि हाँ ये बातें ऑथेंटिक हैं, सही बातें हैं। और फिर मेंस वाला जो पार्ट होता है, तो मेंस में आपके 65 से 70 ये मार्किंग होती है, ये मार्क्स होते हैं ज्योग्राफी के पास। और इन मार्क्स में तीनों पोर्शन में अप्रोक्सीमेट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी लगभग 20 22 नंबर का मैटर राजस्थान ज्योग्राफी से, लगभग इतना मैटर अपने इंडियन ज्योग्राफी से, और लगभग इतना वर्ल्ड ज्योग्राफी से। लेकिन पिछली बार और सेकेंड लास्ट ईयर में देखा है कि राजस्थान ज्योग्राफी का वेटेज यहाँ पे भी बढ़ा दिया है। बड़े क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं यहाँ से 10 10 मार्क्स के, फिर बाद में 5 5 नंबर वाले 2 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, फिर छोटे 5 क्वेश्चन आते हैं उसमें 2 2 दे दिए जाते हैं। तो इसका वेटेज 22 नंबर से बढ़ के कई बार 30 34 नंबर तक चला जाता है, 30 34 तक। इसका मीनिंग जितना वेटेज पूरी ज्योग्राफी का, उसमें से आधा वेटेज मेंस में, मतलब लगभग 50% राजस्थान में ज्योग्राफी को दे दिया जाता है। जबकि प्रीलिम्स में ज्योग्राफी का लगभग कितना परसेंट वेटेज दे दिया गया? 70 से 75, 70 से 75% का वेटेज दिया गया। जबकि मेंस में लगभग 1/3 से लेकर 50% तक ज्योग्राफी राजस्थान वाली आ सकती। तो ऐसा नहीं मानना है कि सर हर जो टीचर आता है वो अपने सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस बताता है। तो सामान्य सी बात है, हर जो पढ़ाएंगे वो अपने अपने सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस बताएंगे आपको, लेकिन आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है।
तो इसका मीनिंग उस सब्जेक्ट की जो अप्रोच है, जो आप इजीली जिस तक पहुंच पाओ और जिसमें क्वेश्चंस हैं जो अधिक पॉसिबिलिटी है कि आप कम पढ़ के भी वो क्वेश्चन कर पाओ, उन सब्जेक्ट में से आपके एक इकोनॉमिक सर्वे है। करंट वाला जरूरी नहीं है आप पढ़ो और वो क्वेश्चन आ जाए। एक इकोनॉमिक सर्वे है जो पढ़ के जाओगे उसमें से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक राजस्थान ज्योग्राफी है, उसमें से क्योंकि मैटर लिमिटेड है, तो लिमिटेड मैटर है तो प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन को मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे वो। मेंस में तो हो सकता है लैंग्वेज को चेंज कर दें, प्रीलिम्स में तो वही फैक्ट पूछने पड़ेंगे उनको। तो एक राजस्थान ज्योग्राफी है जिसमें आप पढ़ के जाओगे उतना लगभग मैटर मिल जाता है। कोई ऐसा तो नहीं है, कोई वायदा तो नहीं है कि 15 में से 15 सारे मिल जाएंगे, लेकिन 15 में से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और यही अप्रोच होनी चाहिए अपनी, लगभग 80% मैटर अपने को मिल जाए एग्जाम में। 80 भी नहीं तो कम से कम 70 तो आए, क्योंकि कट ऑफ अपनी 50% या इससे कम ही रहती है प्रीलिम्स। तो हर सब्जेक्ट को अगर आपने 70-80% कवर कर लिया है तो 100% वाला तो अपने दिमाग से निकालना कि नहीं सर, आज आज तक मैंने 100 में से 100 नंबर ही लेकर आया हूँ और इस बार भी मेरा प्रयास यही रहेगा। तो फिर आप सपनों के भारत में हो। तो इसका मीनिंग ये अपना सपना है, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव नहीं है, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है। और जो एग्ज़ाम आपने दिए हैं वो सीमित सब्जेक्ट के साथ दिए हैं। आपने स्कूलिंग में दिए हैं जहाँ 5 या 6 सब्जेक्ट हैं, यहाँ 18 सब्जेक्ट हैं। और 18 में से भी अगर पोर्शन बांटने डिवाइड कर दें तो यहाँ पे भी लगभग 25 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट बन जाएंगे आपके। जैसे हिस्ट्री, हिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट हैं आपके। तो इसका मीनिंग है डिवाइडेशन यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट का होगा। तो इसका नहीं, पॉसिबल नहीं है 100-100 वाला। बाकी एक रणवीर कपूर की मूवी है ये जवानी दीवानी है, देखे आप लोगों ने? तो उसके अंदर उसमें क्या करता है कि वो कहानी याद है उसकी मूवी की? किस किसने नहीं देखी पहले तो ये बताओ। तो नहीं देखे उनके तो समझ में नहीं आएगी। और जिन्होंने देखी उसमें वो क्या करता है, थोड़ा मस्त मौला टाइप आदमी होता है रणवीर कपूर इस मूवी के अंदर। और उसके साथ हीरोइन कौन सी होती है उसमें? दीपिका पादुकोण। तो दीपिका पादुकोण क्या होता है, एक पढ़ाकू लड़की होती है उसमें। तो उसको लगती है कि ये आदमी पूरे दिन मस्ती करता है। तो बाद में उसको लगता है कि अपने को भी अपनी लाइफ को थोड़ा चेंज करना चाहिए, तो वो उसके कांटेक्ट में आती है। तो वो आराम से पहाड़ों के ऊपर चढ़ता है, घूमता है। और जैसे मूवी का हाफ पार्ट होने वाला होता है उससे पहले वो निकल जाता है। तो इतने में दीपिका को उससे थोड़ा अटैचमेंट हो जाता है मूवी के अंदर। तो जैसे ही अटैचमेंट होता है तो रणवीर कपूर वो एक चिट्ठी छोड़ के निकल जाता है, क्योंकि उसको दुनिया घूमनी होती है, मस्ती करनी होती है। और फिर उनके कोई कॉमन फ्रेंड होता है, उसकी शादी में वापस लौटता है वो। और एक दीवार पे बैठे रहते हैं और उसके पास वो चिट होती है, यानी पर्ची होती है कि उसने क्या क्या कर लिया और क्या करना बाकी। और इतने में हवा का एक झोंका आता है और वो उसके हाथ से छूटती है और वो लपकता है उसको। और दीपिका पादुकोण उसके हाथ को नीचे करती है कि छोड़ो, दुनिया में आखिर कुछ न कुछ तो छूट जाएगा। तो ये बात आपके दिमाग में भी होनी चाहिए कि भाई आप कितने भी एफर्ट कर लेना, सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ तो एक दिन छूटेगा ही छूटेगा। तो ये दिमाग में पहले से लेके जाओगे तो ठीक है कि हमें सब कुछ एग्जाम में नहीं आने वाला। तो एग्जाम में जाके आप ऑलरेडी उस एग्जाम की कंडीशन के अकॉर्डिंग बैठे हो कि आपको पता है सब कुछ नहीं आने वाला, जो नहीं आना है वो छोड़ेंगे। और अगर आप इस ऑप्शन से गए कि हम 100% करने वाले हैं, तो 2 4 5 क्वेश्चन भी अगर कंटिन्यूस नहीं आए, कई बार तो हालत ये होती है पूरे एक पेज के क्वेश्चन स्टूडेंट को एक ही नहीं आ रहा होता है पहले पेज में। दूसरा पेज पलटा उसके भी 6 क्वेश्चन कंटिन्यूस नहीं आ रहे, क्योंकि मैथ्स आ गई नहीं निकली। तो इसका मीनिंग जब स्टूडेंट ये सोच के जा रहा होता है कि लगभग अपन करके आएंगे, तो वो स्टूडेंट वहीं डिमोरलाइज हो जाता है। उसको लगता है नहीं आज पेपर नहीं होगा। और फिर बाद में वहीं से फेकालॉजी करना स्टार्ट कर देते हैं, इसमें बी करते हैं, इसमें सी करते हैं। जैसे एग्जाम में होता है ना, कई बार इंग्लिश का पेपर होता है या मैथ्स का टफ पेपर होता है, तो पहले ए 4 5 बोल ले, फिर बी बी बी। तो वो ऑप्शन, वो चॉइस नहीं अपनाए। तो इसका मीनिंग पहले से ऑलरेडी इस पेपर के लिए देखो, इसमें तैयारी तो सामान्य सी बात है, हर कोई स्टूडेंट कर रहा होता है। लेकिन कई बार कम तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो भी सिलेक्ट होते हैं। कारण यही होता है क्योंकि उनको पता है कि हमें कम क्वेश्चंस करने हैं, हमें जो नहीं आ रहे उस क्वेश्चन को कंप्लीट हमें छोड़ना है। तो इसका मीनिंग इस एग्जाम में क्वेश्चंस को पहचानने वाला स्टूडेंट कौन है? बाकी तैयारी तो लगभग सभी कर रहे हैं। और इस 1 या 2 साल की तैयारी में जो सीरियस है, क्योंकि कई तो ये देखते हैं कि नहीं नहीं अभी तो उम्र बहुत है। ये पहलू जनरली आजकल ज़्यादा है कि अभी तो सर मेरी उम्र ही 15 साल है, तो घर वाले सिर्फ एक ही बार मौका देंगे।
आप ये सोचो कि आज स्प्रिंग बोर्ड में हो, कल XYZ कोई और इंस्टीट्यूट में जाके तैयारी कर लोगे, तो घर वाले रोज रोज कितने, 1,12,00,000 वाले, 1,12,000 वाले में हो ना, उसका मीनिंग कम नहीं है, बजट खूब है कि नहीं। साडा बाबू जमींदार एक खूब पैसा लगाने वाला है हमारे पास इतने। दूसरी बार भी लगा दोगे तो आप सीरियस उतने ही रहोगे, क्योंकि आप पिछली बार भी नहीं थे। तो इसका मीनिंग एज वो आ चुकी है जिसमें अब से आप जिस सांचे में अपने आप को ढाल लोगे, आप जीवन भर फिर वैसे ही रहोगे। और अगर अब आपने यहाँ से अगर यू टर्न करके कहीं और अपना रास्ता मोड़ लिया है, तो फिर वहां से आने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है फिर। तो इसका मीनिंग आगे आने वाले 1 और 2 साल आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये नहीं कहता कि इस जीवन में या इस जवानी में जो चीजें करनी है क्या वो छोड़ दें, नहीं छोड़नी, लेकिन बैलेंस रखिएगा। ऐसा नहीं हो कि जो प्राथमिकता में आपके हैं वो चीजें छूट जाए। तो प्रायोरिटी वाली चीजों को हमेशा पहले रखना है, सेकेंडरी वाली को लगता है समय के साथ डिस्टरबेंस ज्यादा है, छोड़ दो। कि फिर जीवन में सर मिले कि नहीं मिले, अगर आपको पोस्ट मिलेगी उससे भी बेटर मिल सकता है। और जिस दिन पोस्ट नहीं मिली तो पापा नहीं मान रहे, भैया नहीं मान रहे, ये डायलॉग मिलेगा। क्योंकि जो वादे बातों में और रातों में होते हैं वो जनरली कम पूरे होते हैं। तो इसमें अपने सिलेबस में जिस पार्ट को हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो कौन सा है, जो रीजनल पार्ट, और ज्योग्राफी के अंदर प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में इम्पोर्टेंट पार्ट। तो ये वाला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। पुराने क्वेश्चन पेपर्स वगैरह हैं RS के साइड, मेरे हिसाब से मार्केट में सब आ चुके हैं, 2023 तक के आ चुके हैं। तो पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं वो लाके हमेशा प्रैक्टिस किया करो आप। हालांकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो इंडिविजुअल बुक्स वगैरह भी आती हैं आजकल, जिसमें हर टॉपिक के क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप या सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव का तो हालांकि ऐसा कुछ नहीं आया हुआ, लेकिन सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है वो आए हुए हैं। तो जैसे अपने 3 4 5 टॉपिक कंप्लीट होंगे उसके बाद अब बातें करेंगे कौन सी बुक लेनी है कौन सी नहीं लेनी। तो राजस्थान ज्योग्राफी, इस राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर हम कुछ पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। जैसे इसमें एक स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको तो हम बेसिक ज्योग्राफी के नाम से, यानी अपना एक सामान्य जनरल भूगोल मानेंगे इनको। क्योंकि राजस्थान के अंदर ज्योग्राफी का बेस पार्ट होता है स्टार्टिंग के टॉपिक, इस कारण इनको बेसिक ज्योग्राफी या जनरल ज्योग्राफी बोलेंगे अपन। इस बेसिक ज्योग्राफी के बाद में ज्योग्राफी का एक ऐसा पार्ट आएगा जिसमें सिर्फ पानी वाले टॉपिक चलेंगे अपने, तो वो अपना हाइड्रो ज्योग्राफी पार्ट रहेगा। यानी जिसमें हम सिर्फ जल वाले टॉपिक को लेंगे, तो वो हमारा कौन सा हो गया, जलीय भूगोल वाला पार्ट। और हाइड्रो ज्योग्राफी के बाद में जो नेक्स्ट पोर्शन अपना रहेगा वो रहेगा रिसोर्स ज्योग्राफी, जिसमें रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो रिसोर्सेज के बारे में जिसमें बात होगी वो अपना रिसोर्स ज्योग्राफी, संसाधन भूगोल। एक लास्ट में हमारी जो इकोनॉमी का जो बेस होता है उससे रिलेवेंट टॉपिक्स जो रहेंगे वो रहेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट, यानी आर्थिक भूगोल का हिस्सा। तो इसका मीनिंग ज्योग्राफी के टॉपिक क्या है उससे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए ज्योग्राफी में थीम क्या क्या है आपके। तो एक तो कुछ टॉपिक हैं जो जनरल टॉपिक्स या बेसिक ज्योग्राफी के नाम से रहेंगे, कुछ ऐसे हैं जिसमें पानी पानी की बातें होंगी, जैसे नदियां हैं तो नदियां इसमें रहेंगी आपके, जिसको हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम के नाम से, अपवाह तंत्र के नाम से। फिर जो नदियां होती हैं उन नदियों पे डिपेंड क्या होते हैं, डैम प्रोजेक्ट्स, बांध परियोजनाएं। तो इसका मीनिंग डैम प्रोजेक्ट इसमें रहेंगे आपके, जिनको हम पढ़ेंगे इरिगेशन प्रोजेक्ट। नदियों पे डिपेंड करती हैं आपकी झीलें, तो राजस्थान में जो लेक्स हैं वो आपके इसमें रहेंगे। और फिर पानी को कैसे बचाना है, इसके लिए एक टॉपिक दिया आपके, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, जल संरक्षण की तकनीकें। तो इसका मीनिंग नदी, नदी पे डिपेंड डैम, नदी पे डिपेंड लेक्स, और लास्ट में पानी को कैसे बचाना है, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स। तो ये पानी वाले सारे टॉपिक आपके किस में है, हाइड्रो ज्योग्राफी में। ऐसे ही रिसोर्स ज्योग्राफी के भी कुछ टॉपिक हैं अपने। तो पहले तो ये टॉपिक्स लिखेंगे अपने, तो टॉपिक हैं लगभग 18 19। तो 18 19 के नाम से ही याद नहीं होंगे अपने तो पहले। तो अपने को 18 19 मानने ही नहीं, अपने को तो ये मानना है ज्योग्राफी की 4 थीम है,
एक बेसिक या जनरल ज्योग्राफी, एक जलीय भूगोल, एक संसाधन वाली रिसोर्स ज्योग्राफी, और एक लास्ट में जो इनकम के साधन होते हैं यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल। तो सिलेबस में है राजस्थान ज्योग्राफी। सिलेबस के अंदर फर्स्ट हेडिंग में ए में लिखो बेसिक या जनरल ज्योग्राफी। अब इसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं पहले वो लिखेंगे, पहले इसके लिखेंगे, उसके बाद में उसके नीचे लिखेंगे बी पार्ट हाइड्रो ज्योग्राफी। नहीं, बेसिक या जनरल ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है इसमें फर्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करते हैं राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में, कि राजस्थान कैसे बना है, ओरिजिन ऑफ राजस्थान। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें हम बात यहाँ से करते हैं कि सबसे पहले अपनी पृथ्वी का निर्माण किससे हुआ है। तो अपनी पृथ्वी का जो निर्माण है उसमें निर्माण के समय इस पे दो पार्ट बने हैं, जिसमें एक तो लैंड पार्ट है जिसको हम का नाम दिया पेंजिया। ये हालांकि नाम है जर्मन जियोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया जो एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट भी थे, एक भूवैज्ञानिक भी थे और जलवायु भूगोलवेत्ता भी थे, अल्फ्रेड वेगनर। आपके बैच में रिपीटर्स भी हैं बच्चे कुछ दूसरे बैच से ज्योग्राफी जो पढ़ चुके हैं पहले, और स्टूडेंट? तो इस पृथ्वी का जो ये लैंड पार्ट वाला हिस्सा यानी कॉन्टिनेंटल वाला हिस्सा, इस महाद्वीपीय हिस्से के लिए शब्द क्या यूज किया? पेंजिया। ये कॉन्टिनेंटल पार्ट, और बचा हुआ जो पृथ्वी का जो पार्ट है इसको माना जाता है ओसेनिक पार्ट या महासागरीय भाग। इस महासागरीय भाग के लिए जो शब्दावली यूज की वो शब्द यूज किया पैंथालासा। और वैसे कॉन्टिनेंट एरिया पृथ्वी पे कम है, महाद्वीपीय हिस्सा ओनली 29% है, बाकी ओसेनिक पार्ट अर्थ का कितना परसेंट है? तो इसका मीनिंग पृथ्वी का अधिकांश भाग महासागर है और एक छोटा हिस्सा है जो कॉन्टिनेंट्स के पास, महाद्वीपों के पास, जिस पे अपन रहते हैं। एक समय के साथ साथ कहा जाता है कि इस पेंजिया के दो डिवाइडेशन हुए। अभी जैसे पृथ्वी के ऊपर वापस नई थ्योरीज आ रही है ना, ये प्लेट्स हैं उनके बीच में, जो पृथ्वी है उसके ऊपर अलग अलग प्लेट्स बनी हुई हैं। तो ये प्लेट्स हैं, इनके बीच के गैप धीरे धीरे, कुछ प्लेट्स हैं महासागरीय वो नीचे धीरे धीरे सबडेक्ट हो रही हैं, तो जिससे महासा जो महाद्वीपीय प्लेट है वो भी खिसक रही है, उनके बीच में गैपिंग आ रही है, वह या वो भी उनके साथ साथ धीरे धीरे सबडेक्ट हो रही है, नीचे की ओर धस रही है। जैसे अभी कुछ समय पहले भूकंप आए थे अपने, कुछ अपने थाईलैंड वगैरह में था ना, बैंकॉक वगैरह। तो इस प्रकार के भूकंप आने वाले टाइम में अरब सागर के अंदर भी प्लेट्स के बारे में आ रहा है कि हो सकता है कि पूरी प्लेट ही नीचे खिसक जाए। तो खिसक जाए तो सब निकल लेंगे अपन, लेकिन घबराने की बात नहीं है, कहीं ये सोचोगे तो सर जल्दी किसको पढ़ना तो नहीं पड़े, तो उस इंतजार में मत रहना, क्योंकि कई बार वो वैज्ञानिक कहेंगे भाई जल्दी खिसक सकती है। तो ज्योग्राफी में जल्दी का मीनिंग भी लाखों के वर्षों में होता है। जनरली हम कहते हैं कि जैसे हिमालय पर्वतमाला नवीनतम पर्वतमाला है, तो नवीनतम शब्द देख के अपने को यूं लगता है जैसे कल परसों ही बना है। अब वो नवीनतम में उसमें लिखते हैं कि 7.5 करोड़ से और मात्र 3.5 करोड़ वर्ष पहले बना है, तो 3.5 करोड़ मात्र होते हैं क्या? लेकिन अरावली को या विश्व के ओल्डेस्ट माउंटेन को देखते हुए मात्र होते हैं वो, क्योंकि अरावली मानी जाती है 60 करोड़ वर्ष पहले।
और हिमालय बना है मात्र 3.5 करोड़ वर्ष पहले। तो ये कंपेरेटिव मात्र होता है। इसका मीनिंग आज के टाइम से नहीं, अपने लिए तो 3 दिन भी बड़े होते हैं, लेकिन किस चीज के लिए वो मायने रखता है। भाई जयपुर में मन लग गया और बाद में गांव जाना है, मन नहीं करेगा। 3 दिन भी आपको 3 साल लगेंगे। लेकिन लगाना मत। तो समय के साथ साथ पेंजिया के 2 भाग, जिसमें एक भाग को नाम दिया गया है अंगारा, और एक इसके सदन का पार्ट जिसको नाम दिया गया है गोंडवाना। अब ये दोनों महाद्वीप के हिस्से हैं, और इन दोनों के टूटने के बाद इसके बीच में एक सागर बना जिसको नाम दिया गया टेथिस सागर, टेथिस सी। ये कंडीशन कुछ ऐसी हुई कि ये पेंजी है। इस पेंजे के 2 डिवाइडेशन हुए, ये अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड। और ये बीच में जो दरार बनी, इसको नाम वैसे तो ज्योग्राफिकल टर्म्स में देते हैं अपन जियोसिंक्लेन, भूसन्नति। क्योंकि भू या भूमि में दरार आ जाती है तो उसको हम कहते हैं भूसन्नति। और इस भूसन्नति का नाम क्या रखा गया? टेथिस सागर। तो इसका मीनिंग है कि ये एक अपने आप में ज्योग्राफिकल साइट का निर्माण हुआ। जैसे अपना जन्म होता है, तो अपना जन्म भी मुख्यतः सबसे पहले तो जेंडर में डिफाइन होता है कि भाई लड़का हुआ है या लड़की हुआ है। बाद में अपना नामकरण होता है। तो सबसे पहले ये पूछा गया कि जो पेंजिया डिवाइड हुआ तो उससे क्या बना? तो आंसर रहेगा जियोसिंक्लेन बना है, भूसन्नति बनी, एक दरार हो गई। फिर पूछा कि नाम क्या रखा गया, तो फिर नाम हम उसका क्या बताते हैं? टेथिस सागर। तो टेथिस सी क्या है? तो टेथिस सी इज ए जियोसिंक्लेन। टेथिस सागर एक भूसन्नति है। तो जैसा कई बार नाम होता है ना, जैसा शब्द लगा हुआ रहता है नाम के साथ, वैसा होता नहीं है कई बार। जैसे टेथिस में कई बार एग्जामिनर क्या देता है कि टेथिस क्या है, और ऑप्शन देता है एक सागर है, एक भूसन्नति है, एक महासागर है, या उपरोक्त में से कुछ भी नहीं है। तो कईयों को तो लगता है कितना इजी क्वेश्चन पूछा, टेथिस सागर है, क्योंकि टेथिस के साथ आप पढ़ते ही क्या हो। लेकिन टेथिस सागर नहीं है, टेथिस है भूसन्नति। जैसे राजस्थान में बहुत सारी जगह सागर लगा हुआ है, उदय सागर, फतेह सागर, क्या सागर है क्या? वो झील है वो। जैसे सेम वैसा ही है, किसी का नाम होता है नयन सुख, लेकिन आंख से होता है अंधा। ये नाम तो नयन सुख था, तो लोगों ने सोचा कम से कम आंखें तो होंगी। लेकिन जब मिले तब क्या निकला? नाम है खुशबू नहीं आती, क्योंकि नहीं आती। तो कई बार जैसे नाम हो वैसे गुण नहीं होते। तो अंगारा के साथ क्या ऐड होगा आगे? क्योंकि कॉन्टिनेंटल पार्ट इसका लैंड लगाया जाएगा, गोंडवाना के आगे गोंडवाना लैंड। ये जो गोंड शब्द है, इसी से अपने भारत की सबसे बड़ी जनजाति का नाम निकला हुआ है, गोंड ट्राइब्स। जैसे राजस्थान की सबसे बड़ी ट्राइब्स मेना है, वैसे भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति। एक साउथ की मूवी आई थी RRR, देखी थी आपने? तो उसमें यही होता है कि वो ब्रिटिश कंपनी वाले कुछ बालिका को, गोंड बालिका को उठा के ले जाते हैं। फिर बाद में उसमें जो हीरो होता है जूनियर NTR, वो उस गोंड बालिका को छुटाने के लिए निकलता है। तो उसमें यही दिखाया जाता है गोंड। तो ये गोंड वाना लैंड इसलिए है क्योंकि ये गोंड जनजाति का एरिया है। इस कारण सदन वाले एरिया पे जहाँ पे गोंड ट्राइब्स अधिक है और जनजातियां वगैरह, क्योंकि विश्व में जनसंख्या में भारत बहुत आगे है और जनजातियां भी हमारे यहाँ खूब सारी है। तो इसका मीनिंग जिस एरिया में गोंड जनजाति अधिक थी उस एरिया को नाम क्या दे दिया गया? गोंडवाना लैंड। और ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड, या इसमें यूरोप और एशिया दोनों आते हैं, जिसको हमने लोरेशिया के नाम से भी रखा हुआ है। तो इसके 2 टाइटल यूज होते हैं, अंगारा लैंड और लोरेशिया। तो ये वाला जो पार्ट है गोंडवाना लैंड वाला, ये अपने वाला हिस्सा है। लेकिन हम कंप्लीट गोंडवाना लैंड पे नहीं है। हमारा कुछ हिस्सा है जो किस पे बना हुआ है? टेथिस सागर पे। कुछ हमारा हिस्सा टेथिस सागर पे भी है। तो जब भी हमारे निर्माण के या उत्पत्ति के बारे में पूछा जाए तो ये दोनों शब्द एक साथ आते हैं, GT। गौरव टावर नहीं है, गोंडवाना लैंड और T टेथिस सागर। तो हमारा निर्माण किससे हुआ है राजस्थान का? कुछ पार्ट गोंडवाना लैंड से बना है, कुछ टेथिस सागर। अब कौन सा गोंडवाना लैंड से बना है, कौन सा टेथिस सागर, ये हम चैप्टर में बात करेंगे। लेकिन राजस्थान की उत्पत्ति की जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर वाले पार्ट से। अब राजस्थान के जो थोड़े टफ पार्ट है, जैसे राजस्थान के अंदर जनरली हम 4 भाग मानते हैं।
राजस्थान में 4 फिजिकल डिवीजन माने जाते हैं। इन 4 में से एक तो माना जाता है अरावली माउंटेन, जो गुजरात से लेके और कहाँ तक फैला हुआ है, दिल्ली तक। अरावली वाला पार्ट। एक राजस्थान के साउथ ईस्ट में प्लेट्यू माना जाता है, जहाँ हाड़ा वंश ने शासन किया है। इस हिस्से को हम कहते हैं हाड़ौती प्लेट्यू या हाड़ौती का पठार। फिर राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग, जहाँ पे नदियां बहती हैं। नदियों में क्या होता है, जल, और जल के द्वारा जो मिट्टी बिछाई जाती है उसको जलोढ़ या एलुवियल सोइल। और जहाँ जलोढ़ मिट्टी जमती है वहां पे क्या बनते हैं, मैदान। तो ये राजस्थान का मैदानी भाग है, जो राजस्थान के किस साइड में है, ईस्ट में। मोस्टली ईस्ट वाले पार्ट में ज्यादा है, तो इसका नाम है ईस्टर्न प्लेन, पूर्वी मैदान। और फिर राजस्थान का जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, इस वाले भाग को हमने नाम दे रखा है डेजर्ट या मरुस्थल। मरु स्थल का मीनिंग होता है जो उपजाऊपन कम होता है, उस एरिया को हम जनरली डेड लैंड मानते हैं, मृत भूमि मानते हैं। तो मरु का मीनिंग होता है मृत, डेड, और स्थल का मीनिंग होता है लैंड। तो जो मृत भूमियां होती हैं यानी इनफर्टाइल लैंड होती हैं, उनको कहा जाता है डेजर्ट लैंड, मरुभूमि या मरुस्थल, मरुस्थल के रूप में। तो ये वाला पार्ट होता है अपना डेजर्ट या मरुस्थलीय भाग। तो राजस्थान में जहाँ आपको मिट्टी वाले जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये तो बने हुए हैं टेथी सागर वाली साइड पे। और जो आपको कठोर भाग दिखाई दे रहे हैं यानी एज ए माउंटेन और प्लेट्यूज के रूप में, पर्वत और पठार के रूप में दिखाई दे रहे हैं, वो बने हुए हैं गोंडवाना लैंड के रूप में। तो राजस्थान का जो निर्माण हुआ है वो दो पार्ट से हुआ है, गोंडवाना लैंड से और तेतीस सागर। और उसमें गोंडवाना लैंड के कितने पार्ट हैं, दो। एक तो अरावली और एक खाड़ोती। और तेतीस सागर के भी दो पार्ट हैं, डेजर्ट और एक ईस्टर्न प्लेन। इनके निर्माण या फॉर्मेशन का सीक्वेंस भी है। अरावली सबसे ओल्डेस्ट माना गया है यहाँ कि राजस्थान में सबसे प्राचीन या सबसे पहले कौन बना है, तो अरावली का निर्माण सबसे पहले हुआ है। देन उसके बाद में सबसे नवीनतम माना गया ईस्टर्न प्लेन, क्योंकि पूर्वी मैदान का निर्माण आज भी जारी है। क्या राजस्थान में नदियां बहती हैं क्या आज भी? बारिश के टाइम सुनोगे आप, चंबल में बाढ़ आ गई, बनास में बाढ़ आ गई, बिशनपुर के 6 गेट खोल दिए गए, तो बिशनपुर में बनास सी आती है अपनी। तो इसका मीनिंग है जैसे ही अपने समर सीजन आता है या रेनी सीजन आता है, समर स्टार्ट हो गया अपना, अब रेनी सीजन भी आने ही वाला है जून के अंदर, 2 या 2.5 महीने बाद। तो इसका मीनिंग समर सीजन मानसून जैसे ही एक्टिव होता है तो हमारी नदियां एक्टिव होती हैं। और नदियां एक्टिव आज भी होती हैं अपने यहाँ, क्योंकि मानसून आता है अपने यहाँ। तो मीनिंग है कि इस भाग का निर्माण हर साल होता रहता है। तो इसका मीनिंग है न्यूली फिजिकल डिवीजन या नवीनतम भौतिक प्रदेश ही है। तो हमें एक तो आइडिया अरावली प्राचीन है, एक पता है कि मैदान नवीनतम है। तो अरावली के साथ दूसरा कौन सा रहेगा, चट्टानी भाग। तो अरावली की तरह कठोर कौन है, हाड़ौती। और एक मैदान की तरह मिट्टी वाला भाग कौन है, तो मैदान नवीनतम है, उससे पहले अपने को मिट्टी वाला पार्ट करना है, डेजर्ट। तो चट्टानी भागों को दोनों को साथ लेना है, मिट्टी वालों को दोनों को साथ लेना है। मिट्टी वाले दोनों किस में रहेंगे, टेथी सागर में। और गोंडवाना लैंड वाले दोनों टफ हैं, वो एक साथ रहेंगे, अरावली और हाड़ौती। तो आपको ये पता है कि राजस्थान का निर्माण है वो कितने भागों से हुए हैं, 2 भागों से, गोंडवाना लैंड और टेथी सागर। और इनसे टोटल कितने पार्ट बने हैं, टोटल 4 बने हैं। तो राजस्थान के फिजिकल डिवीजन कितने हैं, 4। तो राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश आते हैं, जिसमें सबसे पहले तो अरावली सबसे नवीनतम, ईस्टर्न प्लेन नवीनतम मैदान। अब अरावली के साथ दूसरा कौन सा होना चाहिए, जो इसकी तरह कठोर हो यानी हाड़ौती पठार, और मैदान की तरह जहाँ पे मिट्टी है, मैदान में मिट्टी होती है, उसी तरीके से मिट्टी कहाँ होती है, डेजर्ट में। तो मिट्टी वाले दोनों एक साथ लेने और चट्टानी भाग वाले दोनों एक साथ। तो इसमें सिंपल क्वेश्चन यही पूछा जाता है, आज तक तो यही पूछा है। भौतिक प्रदेशों के नाम देके पूछते हैं राजस्थान में ओल्डेस्ट क्या है, सबसे प्राचीन क्या है। आंसर होता है अरावली। अरावली नहीं आता तो उसकी जगह माउंटेन शब्द लिखा हुआ जाता है, क्योंकि अरावली किसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे हिमालय है तो हिमालय भारत में क्या है, अपने आप में एक माउंटेन है। अब जैसे मैं ये कहूँगी राजस्थान का मैदानी भाग, तो मैदानी भाग राजस्थान का पूर्व में, इसका उसका पूरा टाइटल क्या यूज होता है, पूर्वी मैदान। तो फर्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये समझ में आ गया कि राजस्थान कैसे बना हुआ है, गोंडवाना लैंड और टेथी सागर से। फिर गोंडवाना लैंड के पार्ट कौन से हैं और टेथी सागर के पार्ट कौन से हैं, ताकि बार बार अपने टॉपिक में जो पॉइंट्स हैं कि राजस्थान गोंडवाना लैंड से बना है, तो वहाँ आपके क्वेश्चन नहीं आना चाहिए गोंडवाना लैंड क्या है। तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट हैं आपके यहाँ कवर हो जाएंगे कि पेंजिया के सदर्न पार्ट को क्या कहा जाता है, गोंडवाना लैंड। राजस्थान का कुछ भाग टेथी सागर से बना हुआ है, तो ये कॉन्सेप्ट फिर आपके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि टेथी सागर क्या है, तो ये यहाँ पढ़ चुके होंगे हम क्या है, एक भूसनती या जियोसिंक लाइन के रूप में। जो पेंजिया के डिवाइड होने के बाद में जो दरार आती है उसको नाम दिया जाता है जियोसिंक लाइन, भूसन्नति।
एक तो देखो अभी दिमाग पे इतना जोर मत लगाओ कोई भी कि मैं सब्जेक्ट पढ़ा नहीं रहा हूँ, अभी सिर्फ टॉपिक समझा रहा हूँ। टॉपिक स्टार्ट हम बाद में करेंगे। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे ये समझ में आ गया। राजस्थान कैसे बना है ये पढ़ेंगे सिर्फ, जिसमें सिर्फ दो शब्दों के ऊपर ज्यादा जोर रहेगा, अपना गोंडवाना लैंड और टेथिसागर। क्योंकि अंगारा लैंड अपने काम नहीं आएगा, अपने क्या पूरे भारत के ही काम नहीं आता, क्योंकि ऊपर वाले भाग में हम नहीं है, अपन है गोंडवाना लैंड पे या फिर टेथिसागर यानी जीटी पार्ट में। राजस्थान की उत्पत्ति के बाद इसकी लोकेशन होती है, क्योंकि किसी का भी जन्म जब होता है, निर्माण उत्पत्ति होती है, उसके बाद उसकी अपनी एक लोकेशन होती है। जैसे अपनी भी उत्पत्ति हुई है, निर्माण हुआ है, अपना भी जन्म हुआ है, उस जन्म के बाद अपना एक घर है, अपना एक गांव है या अपना एक शहर है। तो उसी तरीके से राजस्थान की उत्पत्ति के बाद राजस्थान की स्थिति और उसका विस्तार। तो इसका सेकंड चैप्टर रहेगा इसकी लोकेशन को लेकर एवं इसके एक्सटेंशन या विस्तार को लेकर। राजस्थान की स्थिति के बारे में जब अपन बात करते हैं, जैसे किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया की लोकेशन के बारे में बात करते हैं, तो अपने घर की स्थिति तो अपना एड्रेस में समझा देते हैं कि भाई मकान नंबर ये है अपना, और इस कॉलोनी में है, इस सिटी में है। तो इस तरीके से अपन किसी इस तरीके से, और इसके आगे भी अपन पिन कोड वगैरह डाल के अपना एड्रेस बता देते हैं। अब किसी जगह का, राज्य का अगर पूछा जाए तो राज्य अपनी लोकेशन कैसे बताता है? तो राज्य की स्थिति को देखा जाता है ग्लोब के अंदर। 0 डिग्री एक लाइन होती है जिसको हम कहते हैं इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा। उससे डिसाइड होता है कि उसके नॉर्थ में है या उसके साउथ में। तो यहाँ से तो डिसाइड होता है उसकी लेटीट्यूडनल लोकेशन, अक्षांश स्थिति। क्योंकि 0 डिग्री यहाँ पे क्या है, एक लेटीट्यूड लाइन होती है। जैसे लेटीट्यूड लाइन होती है वैसे एक लॉन्गिट्यूड लाइन भी होती है 0 डिग्री, जिसको हम कहते हैं जीएमटी लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। जिससे विश्व का टाइम देखा जाता है उसको कहा जाता है ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच मध्याह्न रेखा। तो उसको ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। तो ये भी 0 डिग्री होती है, लेकिन दोनों 0 डिग्री के नाम अलग अलग हैं। ये भूमध्य रेखा जो भू के, पृथ्वी के बीच में से भूमध्य, और इसको कहा जाता है मध्याह्न रेखा, जहाँ से टाइम डिसाइड होता है। और ये डिसाइड करती है ईस्ट और वेस्ट को, और ये डिसाइड करती है लॉन्गिट्यूड्स को, देशांतरों को। और जो लेटी हुई है वो है लॉन्गिट्यूड, जो लॉन्ग या लंबी दिखाई दे रही है, और जो लेटी हुई दिखाई दे रही है लेटीट्यूड्स। ये ये स्थानों के कौन से डायरेक्शन को डिसाइड करती है, नॉर्थ और साउथ। फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे काइट शेप में ये अपना राजस्थान है, तो राजस्थान के नॉर्थ और साउथ को डिसाइड करना है तो नॉर्थ साउथ लेटी हुई लाइन से डिसाइड हो सकते हैं, खड़ी लाइन से डिसाइड नहीं होंगे। कारण खड़ी लाइन दोनों जगह सेम ही है, लेटीट्यूड्स की वैल्यू दोनों जगह अलग अलग है। तो नॉर्थ और साउथ को हमेशा किस पे देखा जाएगा, लेटीट्यूड्स पे। और ईस्ट और वेस्ट को हमेशा किस पे देखा जाएगा, लॉन्गिट्यूड्स। जैसे राजस्थान का ईस्ट और वेस्ट पॉइंट है वो हमेशा दो अलग अलग लाइंस पे होगा। ईस्ट वेस्ट को कभी लेटीट्यूड्स नहीं बता सकती, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट में लेटीट्यूड दोनों पे सेम ही होती है। तो इस कारण वो सेम लाइन उसकी लोकेशन बता ही नहीं पाएगी। तो इसका मीनिंग अपने को अलग अलग वैल्यू बतानी पड़ेंगे, कितने डिग्री देशांतर से और कितने डिग्री देशांतर तक राजस्थान है, कितनी कितने लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट होगा और कितने लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ है, कितने लेटीट्यूड से स्टार्ट होगा और कितने लेटीट्यूड तक। इसका मीनिंग किसी भी स्थान के लिए अपने को दो लोकेशन चाहिए होती है, एक तो लेटीट्यूडनल लोकेशन और एक चाहिए होती है अपने को लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन। तो ज्योग्राफी के अंदर स्थानों की स्थिति के लिए अपने को कितनी रेखाओं की स्टडी करनी है, ये अलग से आपके टॉपिक भी है। फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ोगे या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे, वहाँ ये टॉपिक के रूप में पढ़ोगे आप, जहाँ बहुत सारी लाइंस के बारे में स्टडी करोगे। अपने ये लिमिटेड है, राजस्थान में तो अपने को सिर्फ वही देखनी है जो राजस्थान के अकॉर्डिंग है। तो इस टॉपिक में एक तो राजस्थान का अक्षांशी और देशांतरी यानी लेटीट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन, उसको देखना है। फिर इस टॉपिक में लोकेशन के साथ दूसरा शब्द क्या यूज हुआ है, विस्तार। राजस्थान का एक्सटेंशन या विस्तार कितना है? तो इसके एक्सटेंशन वाला पार्ट या विस्तार वाला जो पार्ट होता है उसमें 3 पॉइंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई आप जिस जगह लोकेट हो यानी आपका घर जहाँ पर है उसका विस्तार कितना है, तो आप तुरंत बताते हो सर 100 वर्ग गज में, 200 वर्ग गज में। और कहीं होगा खेत में बना हुआ कि सर अपना तो 100 बीघा में है, जिसमें थोड़े से में अपना घर बना हुआ है और बाकी 90 बीघा अपनी जमीन है वहाँ।
तो इसका मीनिंग वो आपके पास जो एरिया, उस एरिया का आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो। तो विस्तार का सबसे पहला मीनिंग लिया जाता है एरिया से। इस एरिया में हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ राजस्थान। फिर एरिया ऑफ राजस्थान में उसके लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं और इसके स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं। तो इसका मीनिंग राजस्थान का क्षेत्रफल, उसके बड़े जिले और उसके छोटे जिले। फिर जैसा एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग कोई स्टेट है वो स्पेसिफिक शेप या आकृति में हो सकता है। तो जरूरी नहीं हर स्टेट आकृति बनाए, कोई हो सकता है कि इस प्रकार की आकृति हो, कोई कोई शेप ही नहीं बनती हो। लेकिन अपना जो स्टेट है उसकी शेप को बोला गया रोम्बस शेप, लगभग विषम कोण चतुर्भुज। तो ये एक ब्रिटिश विद्वान है जिन्होंने यूज किया है शब्द, और अपने वालों को ये विषम कोण चतुर्भुज समझ में नहीं आया, अपन लोगों ने इसको लोकल में बोल दिया पतंगाकार, कि लाइक एक काइट शेप या पतंगाकार आकृति में है राजस्थान। तो दोनों ही शब्द यूज होते हैं, लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक है रोम्बस या विषम कोण चतुर्भुज, क्योंकि वो किसी ने यूज किया है। और पतंग जैसा शब्द हम लोगों ने निकाल दिया, यानी जैसे किसी ने लिखना स्टार्ट कर दिया तो वो भी धीरे धीरे आम भाषा में या बोलचाल में वो भी आ चुका है। तो राजस्थान की आकृति कैसी है, तो राजस्थान की आकृति को देख के धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, उसके कुछ जिले हैं उनकी आकृतियों को लिखना स्टार्ट कर दिया। ऑथेंटिक बुक्स में जिलों की आकृतियां नहीं लिखी जाती, लेकिन कुछ गाइड वगैरह या आजकल की कुछ बुक्स वगैरह जो ऑथेंटिक नहीं है वो भी लिखने लग गई आकृतियों को। और एग्जामिनर उनसे भी कई बार क्वेश्चन बना देते हैं। तो कुछ जिलों की आकृतियां भी इंपॉर्टेंट, उन जिलों की आकृतियों को भी हम यहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ इस शेप वाले पार्ट में राजस्थान और उसके कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी आकृतियों को लेंगे। और जो आकृति होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये मानिए क्लासरूम एक राजस्थान का हिस्सा है, या ये राजस्थान ही मानिएगा एक बार। तो एक तो इसका अपना एक एरिया क्लासरूम का, उसके बाद इसकी अपनी एक आकृति है, जैसे क्लासरूम की आकृति देखें रेक्टेंगल से आयताकार लगभग। और फिर जिसके पास आकृति होती है उसके चारों ओर उसकी क्या होती हैं, बाउंड्रीज होती हैं, सीमाएं होती हैं। ऐसे राजस्थान के पास भी, तो राजस्थान का अपना एक एरिया है, अपनी एक आकृति है और उसकी अपनी बाउंड्रीज भी हैं। अब राजस्थान की बाउंड्रीज हैं वो दो तरीके की हैं, एक तो अपने पड़ोसी राज्यों के साथ इंटर स्टेट बाउंड्री, और एक पड़ोसी राष्ट्र के साथ भी लगती है इंटरनेशनल बाउंड्री। तो एक तो अंतर्राज्यीय सीमा और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर का मीनिंग होता है दो के बीच डिफरेंस करने वाली, अंतर करने वाली। वो अंतर अगर राष्ट्रों के बीच में है तब तो कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल। और अगर वो राज्यों के बीच में है तो वो इंटर स्टेट्स के रूप में। तो इंटर स्टेट बाउंड्री और इंटर नेशनल बाउंड्री, तो ये दो प्रकार की सीमाएं रहेंगी अपने। तो विस्तार वाले पार्ट में अपने को इन 3 पॉइंट्स को कवर करना है, और स्थिति वाले में लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, अक्षांश और देशांतर। तो इसका मीनिंग इस चैप्टर में वैसे टोटल 5 पॉइंट रहेंगे, 2 लोकेशन में रहेंगे और 3 एक्सटेंशन या विस्तार वाले पार्ट में। तो स्टार्टिंग के पहले ये दोनों पार्ट लिख दीजिए, यानी इसमें 2 टॉपिक तो ये लिख दो अपने। फर्स्ट ओरिजिन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की उत्पत्ति। राजस्थान की उत्पत्ति के बाद में नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। अब राजस्थान की जो भी लोकेशन या स्थिति है उसकी स्थिति के अंदर क्या पाए जाते हैं, उसके फिजिकल डिविजन्स होते हैं, उसके भौतिक प्रदेश होते हैं। तो उनके बारे में पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। जैसे राजस्थान जहाँ पे भी स्थित है उसका जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है, फिर उसके अंदर क्या है तो वो उसके फिजिकल डिविजन्स। फिर उन फिजिकल डिविजन्स की अपनी एक निश्चित क्लाइमेट होती है। पूरे राजस्थान की कॉमन क्लाइमेट अपन एक जैसी मानते हैं, लगभग अप्रोक्सीमेट, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। लेकिन फिर उसको भी डिवाइड करते हैं, तो उसके लिए अपने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन भी बने हुए हैं। राजस्थान में जलवायु वर्गीकरण भी है जो राजस्थान के क्लाइमेट को अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करते हैं। तो राजस्थान में स्थिति के बाद में उसके फिजिकल डिविजन्स, फिर फिजिकल डिविजन्स के बाद में उनके क्या पढ़ेंगे, क्लाइमेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपनी उत्पत्ति होती है, अपनी स्थिति होती है, अपने बॉडी के फिजिकल पार्ट्स होते हैं। तो वैसे राजस्थान के भी अपने फिजिकल पार्ट्स हैं। इसके पास डेजर्ट है, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, मैदानी भाग हैं। तो वो इसके फिजिकल पार्ट्स हैं। और जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं उनका अपना क्लाइमेट भी होता है। जैसे अपने बॉडी है उसका भी अपना एक क्लाइमेट, एक टेम्परेचर है। तो सेम राजस्थान का भी अपना एक निश्चित टेम्परेचर होता है, अपना एक क्लाइमेट होता है, हर पार्ट का अलग अलग होता है।
तो इसके फिजिकल डिवीजन इसकी लोकेशन के बाद। फिजिकल डिवीजन वही है जो अभी आपको बताए थे। जीटी से कितने पार्ट बने थे? 4 पार्ट बने थे। 2 जी से बने थे और 2 टी से बने थे। तो वो 4 फिजिकल डिवीजन है राजस्थान के, उनके बारे में डिटेल से इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और उन फिजिकल डिवीजन्स की क्लाइमेट कैसी है, वो क्लाइमेट रहेगी राजस्थान की क्लाइमेट। तो नेक्स्ट टॉपिक फिजिकल डिवीजन के बाद में क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु। इसका मीनिंग है राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उसके ओरिजिन के बारे में, फिर उसके बनने के बाद उसके लोकेशन के बारे में, फिर उसके लोकेशन के अंदर उसके फिजिकल डिवीजन्स, और फिर उन फिजिकल डिवीजन्स की क्लाइमेट। तो बेसिक ज्योग्राफी में आपके स्टार्टिंग के 4 टॉपिक होते हैं। तो ये 2 टॉपिक और लिख दीजिए, फिजिकल डिवीजन एंड नेक्स्ट है क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जलवायु। डायरेक्ट क्लाइमेट लिखते हैं तो उसका मीनिंग भी राजस्थान की क्लाइमेट ही है, क्योंकि अपनी ज्योग्राफी कौन सी है? राजस्थान का भूगोल। तो बार बार राजस्थान सब नहीं लिखोगे तो भी मीनिंग वही है। डायरेक्ट क्लाइमेट टाइटल लिखते हो उसका मीनिंग भी वही निकलेगा। तो बेसिक टॉपिक्स अपने समझ में आ गए कौन कौन से? सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे उसके ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ राजस्थान। बनने के बाद में उसकी उसके लोकेशन एंड एक्सटेंशन यानी स्थिति एवं विस्तार। फिर उसकी स्थिति के अंदर क्या है, यानी उसकी जो लोकेशन है उसके अंदर उसके फिजिकल डिवीजन्स है। फिर फिजिकल डिवीजन्स के अपने क्या है, क्लाइमेट या जलवायु। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका बी पॉइंट, नेक्स्ट हाइड्रो ज्योग्राफी। हाइड्रो ज्योग्राफी का मीनिंग है कि जो जलीय भूगोल वाला पार्ट है। लास्ट वाला टॉपिक मैंने आपको कौन सा लिखवाया है इसमें? क्लाइमेट। क्लाइमेट में आप ये सुनते हो कि हमारी जो जलवायु होती है उसमें अलग अलग सीजन या अलग अलग ऋतुएं होती हैं। ये तो आप इजीली बता सकते हो, क्योंकि यही ऐसा पार्ट होता है जिसको अपन जीते हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं। जैसे अभी आपको क्या लग रहा है कि कौन सा सीजन चल रहा है? भाई 4-5 मिनट बाहर खड़े हो जाओगे उससे ही पता लग जाएगा। ये अपना समर सीजन वाला टाइम पीरियड चल रहा है, यानी ग्रीष्म ऋतु का टाइम पीरियड। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, वायुदाब कम होगा, तो समुद्र की ओर से विंड फ्लो बनना स्टार्ट हो जाएगा। अपना जो लोअर प्रेशर है वो समुद्री हवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और समुद्री हवाएं अगर हमारे यहाँ आती हैं तो इसका मीनिंग हमारी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। और ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ अपने रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा जो समर सीजन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेनी सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वर्षा ऋतु में कन्वर्ट हो जाएगा। और वर्षा ऋतु के बाद में एक सुहावना मौसम, वर्षा ऋतु का टाइम पीरियड होता है जून लास्ट से, कई बार जून में नहीं आती, जुलाई से होती है वर्षा। तो हम मौसमी विभाग ने 25 जून से मान रखा है। तो जून लास्ट से जुलाई, अगस्त और सितंबर लास्ट तक, ये लगभग 3 सवा 3 महीने अपने बारिश के माने हुए हैं, लगभग 90 और 100 डेज के आसपास। और सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर एक ऐसा समय होता है जहाँ ना तो गर्मियाँ बची होती हैं और ना सर्दियाँ आती। वो अपना एक सुहावना मौसम होता है जिसको हम कहते हैं शरद ऋतु, यानी ऑटम सीजन के रूप। और उसके बाद में विंटर सीजन वाला पार्ट। तो अपने जो रेनी सीजन आता है उस रेनी सीजन के कारण ये वाले टॉपिक स्टार्ट होते हैं। यानी क्लाइमेट में हम ऋतुएं पढ़ेंगे, ऋतुओं के अंदर हम एक पार्ट पढ़ेंगे रेनी सीजन। रेनी सीजन में पढ़ेंगे मानसून। मानसून के स्टार्ट होने के बाद अपने स्टार्ट होता है ड्रेनेज सिस्टम, नदियाँ। क्योंकि हमारे यहाँ की नदियाँ, नदियों के 2 बेस हो सकते हैं, या तो मानसून से या फिर ग्लेशियर वाटर, यानी बर्फ हो अपने यहाँ पहाड़ों पे और वो मेल्ट होने से नदियाँ निकलती हैं। तो क्या राजस्थान में ग्लेशियर रिवर्स हैं? नहीं। अगर ये होती तो राजस्थान डेजर्ट नहीं होता। अगर ग्लेशियर रिवर होती तो 12 महीने पानी होता है और हम डेजर्ट में एक नदी को भी डाइवर्ट कर देते हैं उधर, तो मरुस्थल वाले निहाल हो जाते हैं। वो कहते हैं हमारे पास जितना पानी है उतना किसी के पास नहीं है। तो इसका मीनिंग है कि इंडिया के अंदर कुछ ग्लेशियर रिवर्स होती हैं, जैसे गंगा है वो ग्लेशियर रिवर है, यमुना है वो ग्लेशियर रिवर है, सिंधु है वो ग्लेशियर रिवर है, ब्रह्मपुत्र है वो ग्लेशियर रिवर है। तो हिमालय रिवर्स हैं वो मोस्टली ग्लेशियर, सभी नहीं लेकिन मोस्टली रिवर वो ग्लेशियर रिवर्स होती हैं। तो इस कारण हिमालयी नदियों में हमेशा पानी।
ज़्यादा होता है। बाकी सदर्न इंडिया में जो जितनी भी नदियां हिमालय को छोड़कर, तो उन नदियों में हमेशा हिमालय से कंपैरिजन करें तो पानी हमेशा कम होता है और एक सीजनल टाइम होता है। सिर्फ वर्षा ऋतु में ही नदियों में पानी ज़्यादा होता है। अपने यहाँ कई नदियां हैं जो बारिश के टाइम बहना स्टार्ट करती हैं, बारिश समाप्त होने के 2-1 महीने बाद ये पूछना पड़ता है इधर एक नदी दिखाई दिया करती थी, वर्तमान में नहीं दिखती। इसका मीनिंग है कि नदियां एक ऋतु के अकॉर्डिंग अपना फ्लो बनाती हैं, उसके बाद में उनका पानी समाप्त हो जाता है। तो इसका मीनिंग राजस्थान में ड्रेनेज सिस्टम कैसा है? सीजनल है। हमारे मौसमी नदियां हैं या मानसून पे डिपेंड, तो उनको कहते हैं सीजनल रिवर्स। और जो एवरग्रीन रिवर्स होती हैं, 12 मासी नदियां होती हैं, वो होती हैं डिपेंड ऑन ग्लेशियर्स। तो राजस्थान में क्या हिमानी पे या बर्फ पर आधारित नदियां राजस्थान में पाई जाती हैं? तो नहीं है, एक भी नदी नहीं। तो जो जलीय भूगोल है, तो जलीय भूगोल इस वर्षा ऋतु के बाद में इसके टॉपिक के आधार पे स्टार्ट होता है, क्योंकि वर्षा जैसे ही स्टार्ट होगी तो राजस्थान में क्या एक्टिव होगा? अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र वही है जो आपके कई बार टॉपिक किस नाम से दिया हुआ रहता है? नदियाँ। तो ड्रेनेज सिस्टम या रिवर्स का मीनिंग है कि फिर जो ड्रेनेज सिस्टम होता है इस पे डिपेंड करती हैं राजस्थान में लेक्स। झील वाला टॉपिक हम पहले पढ़ेंगे इसमें। तो झीलों को देखो, डिवाइडेशन के तो बहुत सारे बेसिस हैं, निर्माण के आधार पे भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अपनी जो बुक्स हैं या अपना जो सिलेबस में मुख्यतः झीलों को वाटर नेचर के अकॉर्डिंग ही डिवाइड किया हुआ है। यानी झील में एक झील तो ऐसी हो सकती है जिसका पानी मीठा हो, जिसको हम कहते हैं फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक। एक हो सकती है ब्राइन वाटर लेक, खारे पानी की झील। तो राजस्थान में वाटर नेचर पानी की प्रकृति के आधार पर दोनों ही झीलें होती है, मीठे पानी की और खारे पानी की। तो एक लेक्स वाले चैप्टर को, जो लेक्स मोस्टली जो भी पढ़ोगे आप ज़्यादातर यही लिखोगे, ये झील इस नदी पे बनी हुई है, ये झील इस नदी पे, क्योंकि ज़्यादातर आपके ड्रेनेज सिस्टम पे डिपेंड करती है। तो इन झीलों में पानी, और कई हो सकता है कि झीलों में कोई प्रॉपर नदी का नाम नहीं हो, कोई नालों से पानी आता हो, भले ही उस नाले का कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन वो नाला भी अपने आप में किसका पार्ट है? ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट। जैसे अपने घर में छत जो होती है, उस छत के ऊपर जो कारीगर होता है ना, लास्ट में एक पाइप लगा के जाता है नीचे की ओर, उस पाइप को अपन यही कहते हैं ड्रेनेज, ड्रेनेज पाइप। तो इसका मीनिंग वो बारिश, छत के ऊपर जो बारिश का पानी होता है उसको किससे निकालते हैं अपन? ड्रेनेज पाइप के द्वारा। यानी जो पानी है ऊपर वाला वो नीचे। अब वो पानी आगे जाके कहाँ मिलेगा? घर के बाहर जो नाली होती है उसमें। और घर के बाहर और मोहल्ले की जो नाली है वो बाहर जाके किस में मिलेगी? बड़े नाले में। और वो नाले आगे जाके किस में मिलेंगे? और भी बड़े नाले में, जिसको हम कहते हैं नदियाँ। तो इसका मीनिंग है नदियों का निर्माण छोटे छोटे नालों से मिलके और बाद में एक बड़ा ड्रेनेज सिस्टम बनता है। तो वो ड्रेनेज सिस्टम, जो बारिश का पानी जिस मात्रा में बहता है, नाली के रूप में, नाले के रूप में, नदियों के रूप में, वो सारा ही अपने आप में क्या होता है? अपवाह तंत्र। और उसी अपवाह तंत्र पे डिपेंड कौन होता है? झील। और हो सकता है हमने कोई डैम बना दिया हो, तो डैम का जो उपयोग होता है मोस्टली ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई या इरिगेशन में होता है। तो आपके एक टॉपिक दिया गया है इरिगेशन प्रोजेक्ट के नाम से। तो ये इरिगेशन प्रोजेक्ट जो चलेंगे ये मुख्यतः डैम के रूप में या कैनाल्स के रूप में चलते हैं, बांधों के रूप में या नहरों के रूप। तो इस पे डिपेंड लेक्स, और इसी पे डिपेंड एक टॉपिक और रहेगा, सिंचाई परियोजना, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। सिंचाई परियोजना। और लास्ट में इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो तीनों में पानी की बातें हैं, उस पानी को बचाया कैसे जा सकता है। तो कुछ तो ऐसी तकनीक है जो पहले राजा महाराजाओं ने अपनाई है। झील बनाना, बावड़ी बनाना, टांका बनाना, टोबा बनाना। तो ये सारे नाम आपके नहीं सुने हुए हैं। तो ये धीरे धीरे जब हम आगे ज्योग्राफी पढ़ेंगे समझ में आएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी को रोकना यानी जोहड़े बनाना। और वर्तमान में, प्रेजेंट में पानी को बचाने की और टेक्निक्स अलग आ गई हैं। जैसे पानी को वृहद स्तर पे डैम के रूप में रोकना, बैराज के रूप में रोकना, या इरिगेशन के तौर पे जब पानी को बचाते हैं तो अपन ड्रिप और स्प्रिंकलर का यूज करते हैं कि प्लांट के ऊपर बूंद बूंद, या फिर ड्रिप यानी सॉरी स्प्रिंकलर यानी फवारों के द्वारा। तो बूंद बूंद या फवारा तकनीक के द्वारा भी जल को हम बचा सकते हैं। तो बचाने के तरीके दो रहेंगे, एक परंपरागत और एक आधुनिक तकनीक। तो इसका मीनिंग लास्ट वाला रहेगा वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, जल संरक्षण तकनीक है।
वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स। तो ये आपका जो हाइड्रो ज्योग्राफी है, उस हाइड्रो ज्योग्राफी में 4 टॉपिक लिख दीजिए। लास्ट काउंटिंग कहाँ तक, 4 तक कंप्लीट हुई थी ना, तो नंबर सीरीज यहाँ बढ़ाते रहना, 5, 6, 7 और 8। तो ये बी पार्ट में आगे कंटिन्यूस नेक्स्ट टॉपिक्स हैं। ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र या नदियाँ। नेक्स्ट टॉपिक्स अपवाह तंत्र या अपवाह तंत्र को रिवर्स के नाम से भी लिख सकते हो, नदियाँ। फिर नदियों पे डिपेंड है नेक्स्ट आपका झीलें। फिर नदियों पे डिपेंड अपने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के बाद में लास्ट में है वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स। वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स जल संरक्षण तकनीक है, जो आगे चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है ये। परंपरागत और गैर परंपरागत, ट्रेडिशनल टेक्निक्स कौन सी हैं और जो न्यू टेक्निक्स हैं नॉन ट्रेडिशनल कौन सी। झील वाला भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा आपके, एक तो फ्रेश वाटर लेक और एक ब्राइन वाटर लेक, खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। तो जलीय भूगोल में समझ में आ गया टॉपिक। ड्रेनेज सिस्टम पे डिपेंड है सब, नदियाँ यानी ड्रेनेज सिस्टम उस पर डिपेंड, झील उस पर डिपेंड, इरिगेशन प्रोजेक्ट, और लास्ट में पानी को बचाने की बात होगी, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स। फिर इसके बाद में ज्योग्राफी का तीसरा पोर्शन, रिसोर्स ज्योग्राफी, संसाधन भूगोल। तो रिसोर्स ज्योग्राफी के अंदर टॉपिक्स को आप जमीन पे खड़े होकर महसूस कर सकते हो क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं। तो जैसे जमीन पे हम खड़े हैं तो अपने पाँव के जस्ट नीचे कौन सा रिसोर्स होता है, जूते नहीं बोलना है, सॉइल या मिट्टी। फिर मिट्टी के नीचे की ओर क्या पाई जाती हैं, रॉक्स या चट्टानें जमीन के अंदर। और इन चट्टानों के अंदर पाए जाने वाले प्रमुख खनिज तत्व यानी जो मिनरल्स एलिमेंट होते हैं, तो ये भी आपका एक टॉपिक दिया हुआ है। और इस मिनरल्स वाले में आपको बता रखा है कि आपको क्या पढ़ना है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, धात्विक एवं अधात्विक। खनिज की 2 कैटेगरी होती हैं, मेटल्स या मेटल नहीं होगा तो इसका मीनिंग वो अधातु, नॉन मेटल, तो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। तो एक तो मिट्टी, एक मिट्टी के अंदर की चट्टानों में क्या पाए जाते हैं, रॉक्स में मिनरल्स। फिर मिट्टी के ऊपर वेजिटेशन या वनस्पति। तो राजस्थान में वनस्पति या फॉरेस्ट्री के टाइप क्या क्या है उसके बारे में पढ़ना है, कौन कौन से प्रमुख वन पाए जाते हैं, उनके संरक्षण के लिए कौन कौन से स्कीम या एक्ट बनाए गए हैं, एफोरेस्टेशन के लिए कौन कौन से स्कीम गवर्नमेंट ने जारी कर रखे हैं, यानी वृक्षारोपण के कुछ कार्यक्रम है राजस्थान में जो चल रहे हैं, तो उन प्रमुख प्रोग्राम के बारे में भी पढ़ते हैं इसमें। तो इसमें राजस्थान के फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ा जाता है वेजिटेशन वाले टॉपिक में। फिर जहाँ वेजिटेशन की बात होती है, वेजिटेशन से जुड़ा हुआ एक टॉपिक होता है वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव एवं जैव विविधता। तो एक तो इसमें वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी के लिए वर्तमान में क्या क्या चैलेंजेस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें, और फिर उनके कंजर्वेशन के लिए कौन किस किस को अपनाया जाता है, यानी वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
तो वन्य जीवों को एक तो उनकी नेचुरल साइट है, वहां उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। उनके नेचुरल साइट को अपन क्या मानते हैं, इन सिटू साइट, और उनके नेचुरल साइट से बाहर निकाल के उनको प्रोटेक्ट करना, इकोलॉजी हो गया आपका कंप्लीट। तो उसमें ये पढ़ चुके हो आप। तो लगभग उस प्रकार के एग्जाम्पल्स वहाँ अपने थोड़ी डिटेल्स में चलेंगे, राजस्थान के अकॉर्डिंग चलेंगे, जबकि इकोलॉजी के अंदर आपने वर्ल्ड वाइड पढ़ा है, वैश्विक आधार पे पढ़ा है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये वर्तमान में रिसोर्स में नहीं आता अपने, क्योंकि रिसोर्सेज वो हैं जिनका हम यूज कर पाए, जबकि हम उसको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, क्योंकि वन्य जीव है। तो वन्य जीवों को हम ये नहीं है कि अब जैसे पुरानी मूवीज आपने देखे होंगे जिसमें दीवारों के ऊपर पेंटिंग्स कम बना करती थी और पशुओं की खाल और उनके सींग ज्यादा टंगे रहते, जैसे अमरीश पुरी, शक्ति कपूर, इनकी कोई पुरानी मूवी होती है तो जैसे कुछ ड्रावना सीन दिखाना होता है, पहले दीवार की तरफ कैमरा जाता है, हिरण के सींग, फिर शेर की खाल चढ़ी हुई, फिर दीवार के बीच में से हीरोइन भागती हुई आती है, बचाओ 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 करते, और फिर उसके 1-2 मिनट बाद में और हीरो की एंट्री होती। तो पहले की मूवीज में आपने देखा है कि ड्रावने सीन भी अपने को पशुओं के शरीर के पार्ट हैं उनको दिखा के इस प्रकार के सीन बनाए जाते, तो उस समय अलाउ था। वो 1972 से पहले की बात है, जिस समय उनका मुख्यतः वो जो सींग या जो खाल है उससे पहले की उतारी हुई है। आज भी अगर उससे पहले की हैं तो आप अपने घरों में यूज कर सकते हो, लेकिन अगर उनकी एज 72 के बाद निकली, 1972 के बाद, तो उसमें इतने प्रावधान बने हुए हैं वन्य जीवों के लिए, आपको लगता है इससे बढ़िया तो इंसान का मर्डर कर देता। उसमें मैं पहले निकल आता हूँ, क्योंकि इसमें वाइल्ड लाइफ या वन्य जीवों के लिए बहुत सारी संस्थान और बहुत सारे एक्ट आ चुके हैं। तो इसके अंदर लगभग सजाएं वैसी हैं जैसे इंसान को मारने की सजाएं। हाँ, सेल्फ डिफेंस में आप किसी को भी मार सकते हो, आपको इंसान को मारने का अधिकार भी है स्वयं की रक्षा के लिए, लेकिन बशर्ते आप ये प्रूव कर पाए सामने वाले ने अटैक किया था, और अटैक ऐसा था कि जिसमें मेरी जान जा सकती थी। अब ये नहीं कि सर ये थप्पड़ मार रहा था और मैंने निपटा दिया है, वो सेल्फ डिफेंस नहीं है। तो मीनिंग है कि ये वैसे रिसोर्स का पार्ट वर्तमान में नहीं है, पहले रिसोर्सेज ही थे। फिर रानी या महारानी की इच्छा हो गई कि हाथी दांत की चूड़ियां पहननी है, तो हाथी को निपटाओ, दांत निकालो और चूड़ियां बनाओ। फिर राजा का इतना ही आदेश आता था, हाथी को मारते थे, हाथी दांत निकाले जाते, फिर चूड़ियां बना दी जाती। तो अब क्या वास्तव में मार्केट में हाथी दांत की चूड़ियां बिकती हैं क्या? नहीं बिकती, अब सिर्फ एसेंशियल से बनती है, उस प्रकार की पॉलिश की जाती है। नाम वही होता है हाथी दांत की चूड़ियां, लेकिन वो रियलिस्टिक नहीं, वास्तविक नहीं होती। अगर कोई किसी ने खरीदी भी हो हाथी दांत से, वो चूना लगा दिया दुकान वाले ने, तो अब सिर्फ हाथी दांत नाम ही होता है, बाकी हाथी दांत की बन नहीं सकती है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये आप पढ़ चुके हो इकोलॉजी में, इससे भी ज्यादा डिटेल्स में पढ़ चुके हो। तो इसका मीनिंग वाइल्ड लाइफ है, उसको पढ़ेंगे हम इन टॉपिक के साथ ही, क्योंकि वाइल्ड लाइफ डिपेंड इस पे करता है, वेजिटेशन पे। बाकी देखा जाए तो वर्तमान में वो रिसोर्स में काउंट नहीं होता, वो रिसोर्स के बाहर होता है, लेकिन लिखना इन्हीं टॉपिक के साथ। तो लास्ट में कितने लिख चुके, 8। तो टॉपिक नंबर 9 सॉइल, टॉपिक नंबर 10 मिनरल्स, मिनरल्स में आगे लिख देना मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, खनिज, खनिज के आगे डेस करके धात्विक एवं अधात्विक। पहले सॉइल लिख दीजिए, पॉइंट नंबर 9 यानी टॉपिक नंबर 9। फिर टॉपिक नंबर 10 मिनरल्स, खनिज, और खनिज के आगे कॉन्सेप्ट क्या क्या कवर करनी है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, धात्विक एवं अधात्विक। तो पहले तो जमीन पे खड़े हैं वो मिट्टी, फिर जमीन के अंदर चट्टानों में क्या मिलते हैं, खनिज, और फिर मिट्टी के ऊपर क्या मिलता है, वेजिटेशन, वनस्पति। टॉपिक नंबर 11 वेजिटेशन, और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक नंबर 12 है वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। ये रिसोर्स ज्योग्राफी वाले टॉपिक आपके कंप्लीट। इसके बाद में ज्योग्राफी, लास्ट थीम आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। लास्ट में वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। और इसके बाद में जो नेक्स्ट है इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी आर्थिक भूगोल।
ये आर्थिक भूगोल वाला जो पार्ट है, इसमें एक बार के लिए ये मानिएगा कि हम रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में, तो गांव में रहने वाले व्यक्ति के लिए इकोनॉमी का बेस क्या होता है? तो कोई व्यक्ति गांव में रहता है तो उसका मीनिंग उसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या हो सकता है? या तो एग्रीकल्चर होगा, कृषि होगा, या फिर पशुपालन होगा। एग्रीकल्चर या लाइव स्टॉक, पशुधन या पशु संपदा। तो ये तो आपके सिलेबस से 2021 में हटा लिया है टॉपिक। तो एक तो सिलेबस में आपके ये दिया हुआ है कृषि, दूसरा पशुपालन वाला नहीं है, अदरवाइज पशुपालन भी था। फिर आपकी इच्छा हुई कि नहीं, गांव में नहीं रहना, अब तो शहर में शिफ्ट होंगे। तो अर्बन एरिया में आप या तो इस कंडीशन पे आओगे, या तो कोई सर्विस लग गई है। तो सर्विस लग गई, इसका मीनिंग आप सेवा क्षेत्र में आ गए हो। तो सेवा से अपने कोई टॉपिक नहीं दिया हुआ ज्योग्राफी, वो इकोनॉमी में आते हैं आपके सर्विस या सेवा वाले टॉपिक। या फिर हो सकता है कि आपने एजुकेशन इतनी नहीं ले रखी है कि आप शहर में कहीं सर्विस या सेवा दे पाओ, तो आप इंडस्ट्रीज में काम करते हो, धीरे धीरे अपनी स्किल्स को डेवलप करते हो, और एक मजदूर की तरह, और एक निश्चित जो भी फैक्ट्री में जहाँ काम मिलता है उसमें काम स्टार्ट करते हो। तो अगर आप शहर में शिफ्ट होते हो तो सर्विस के बाद पहली प्राथमिकता तो जनरली वो लोग ज़्यादा शिफ्ट होते हैं जो सर्विस में होते हैं। लेकिन फिर सर्विस नहीं लगे तो इसका मीनिंग व्यक्ति किसी न किसी इंडस्ट्रीज में काम करेगा। तो ग्रामीण क्षेत्र से जैसे ही आप शहर में शिफ्ट होते हो तो किस पे डिपेंड रहोगे आप? इंडस्ट्रीज या उद्योग के ऊपर। फिर जो इंडस्ट्रीज होती है, उस इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? क्योंकि इंडस्ट्रीज में मशीनरीज होती है, और मशीन को चलने के लिए, जैसे ये सब मशीन है, मशीन को चलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, बिजली। मशीनरी के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इलेक्ट्रिसिटी यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की। एनर्जी में कुछ इस प्रकार की ऊर्जा है जो हम लंबे टाइम से उत्पादित कर रहे हैं, उनको हम नाम देते हैं परंपरागत। और कुछ ऐसी हैं जिनको हम न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई तकनीक पे डेवलप करते हैं, उसको कहते हैं गैर परंपरागत। तो इसमें एक कॉन्वेंशनल और एक नॉन कॉन्वेंशनल। तो ऊर्जा में भी आपके दो थीम है जो टॉपिक के साथ ही लिखी हुई है। दूसरे में टाइटल पहले ये लग जाएगा, नॉन आगे एज इट इज ये आएगा कॉन्वेंशनल। परंपरागत एवं गैर परंपरागत। आगे शब्द पूरा वही लिखना, गैर के आगे वापस वही लिखना, परंपरागत। तो परंपरागत एवं गैर परंपरागत। इसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र में तो कृषि कर रहे थे, शहर में आके क्या करने लगे? इंडस्ट्रीज में काम। और इंडस्ट्रीज किससे चलती है? एक तो एनर्जी से और एक मैन पावर से। मैन पावर यानी भाई, इंडस्ट्रीज में मशीनरी को चालू करने के लिए, बंद करने के लिए, उत्पादों को पैक करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इंसान की। इंसान यानी मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये भी एक टॉपिक आपके जनसंख्या करके टॉपिक दिया हुआ है। जिसमें अपने को डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स यानी जनांकी की विशेषताओं के बारे में पढ़ना होता है। तो हर जनगणना की रिपोर्ट में यह आता है कि हम कितने हैं वर्तमान में, कौन से जिलों में ज़्यादा हैं, कौन से जिलों में कम है, हमारी ग्रोथ रेट पूरे डिकेडल या दशकीय ग्रोथ रेट क्या रही है पूरे राजस्थान की, कौन से जिलों की अधिक रही है, कौन से जिलों की कम रही है। राजस्थान का सेक्स रेशियो है जनगणना में कितना रहा है, लिंगानुपात कौन से जिलों का अधिक रहा है, कौन से जिलों का कम रहा है। पूरे राजस्थान की एवरेज लिटरेसी रेट क्या रही है, मिनिमम कौन से जिलों में, मैक्सिमम कौन से जिलों में। तो ये लगभग 7-8 डेटा इसमें कवर करने होते हैं, जनसंख्या को लेके, ग्रोथ रेट को लेके, डेंसिटी को लेके, लिटरेसी रेट को लेके, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को लेके, अर्बन रूरल पॉपुलेशन को लेके, मुख्यतः राजस्थान के अंदर रिलीजियस जो कंपोजिशन, धार्मिक संगठन है उसको लेकर। तो अलग अलग डेटा चलते हैं इसके अंदर पॉपुलेशन वाले टॉपिक के अंदर। और ये जनसंख्या जो उद्योग में काम कर रही है, कृषि कर रही है, वो धीरे धीरे अपनी आमदनी प्राप्त करती है, पैसा प्राप्त करती है इनमें काम करके।
और उस पैसे आने के बाद में वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करेगा किस में, पहली आवश्यकता तो रोटी कपड़ा मकान, इन तीन चीजों में। उसके बाद में हो सकता है गाड़ी ले आए, लाडी ले आए, और ये सब आने के बाद फिर वो क्या करेगा, उसके बाद में वो घूमना स्टार्ट करता है। और घूमना एक टॉपिक है अपने टूरिज्म करके, पर्यटन। तो इसका मीनिंग व्यक्ति इन सब में कमाने के बाद फिर किसकी सोचता है, टूरिज्म के, पर्यटन के। पर्यटन भी अपने लिए भी आमदनी का सोर्स है, और हम कहीं और जाते हैं तो हम भी किसी के लिए आमदनी का सोर्स या स्रोत हो सकते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है इस पॉपुलेशन के, सॉरी पॉपुलेशन या जनसंख्या के ऊपर डिपेंड है वो, क्योंकि इनके पास एक निश्चित इनकम होती है, और इनकी इनकम से क्या स्टार्ट होता है फिर, टूरिज्म। जिसमें टूरिज्म साइट्स आपके जो सिलेबस में दिए हुए हैं, टूरिज्म सर्किट एंड साइट्स। पर्यटन सर्किट, सर्किट को हिंदी में परिपथ बोलते हैं, तो उसको गलती से परिवहन मत पढ़ लेना आप। एवं स्थल, यहाँ जो सर्किट शब्द अपन ने यूज किया है, फॉर एग्जाम्पल आप राजस्थान के अंदर एक एरिया को विजिट करने के लिए गए, इस वाले एरिया में हाड़ौती की तरफ। हाड़ौती की तरफ विजिट करने का मीनिंग है कि आप कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इन जिलों में विजिट करके आओगे। तो इन जिलों में विजिट करके आने का मीनिंग है कि आप किस एरिया में जाते हो, हाड़ौती। उसको नाम दिया गया हाड़ौती सर्किट। तो सर्किट का मीनिंग है कि आप एक साइट है, उस एक साइट में कुछ स्थानों को कवर कर सकते हो। जैसे आप सीकर, झुंझुनू और चूरू में गए, तो सीकर में आप खाटू श्याम जी चले जाओ, चूरू में आप सालासर, झुंझुनू में रानी सती माता। क्योंकि शेखावाटी सर्किट है वो एक रिलीजियस सर्किट, धार्मिक सर्किट है। वहाँ मुख्यतः वो टूरिस्ट अधिक जाते हैं जो मुख्यतः धर्म विशेष या मुख्यतः ईश्वर में अधिक आस्था रखते हैं। हालांकि कुछ आर्ट एंड कल्चर की साइट भी है, वहाँ हवेलियाँ भी हैं। तो इसका मीनिंग जो आर्ट एंड कल्चर और रिलीजियस साइड देखना चाहता है वो किस साइड में जा सकता है, शेखावाटी सर्किट। कुछ हिस्टोरिकल साइट ज्यादा देखना चाहता है वो मेवाड़ की ओर जा सकता है, क्योंकि वहाँ प्रमुख फोर्ट और किले हैं राजस्थान के, प्रमुख हवेलियां वगैरह हैं राजस्थान के सदन में और राजस्थान के पश्चिम की तरफ। तो हर साइट का अपना अलग टूरिज्म होता है। जैसे अरावली वाला है वो माउंटेन टूरिज्म भी है, पहाड़ दिख सकते हैं अपने को, जो मोस्टली सिरोही वाली साइट पे, जो अपने हिल स्टेशन में भी मानते हैं, यानी पर्वतीय नगर भी मानते हैं। तो टूरिज्म सर्किट का मीनिंग होता है कि एक कुछ जिलों का ग्रुप होता है या कुछ टूरिज्म साइट होता है, उनको मिला के एक सर्किट बोला जाता है। जैसे अपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं ना कि ये वाला जो सर्किट या परिपथ है ये इस जगह से जाता है, तो सेम वैसे सर्किट कुछ पॉइंट्स को मिला के सर्किट बोलते हैं। तो राजस्थान में अलग अलग थीम के अलग अलग सर्किट बने हुए हैं, तो उन सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे एक तो। दूसरा है साइट। तो साइट वो जगह होती है जहाँ घूमते हैं, और ये जगह तीन थीम पे होती हैं, एक तो ज्योग्राफिकल साइट होती है, एक कल्चरल साइट होती है, एक हिस्टोरिकल साइट होती है। आप लास्ट टाइम जिस भी जगह घूम कर आए थे वो इन तीन में से एक थी। या तो जिस जगह आपने विजिट की उसका कोई कल्चरल इंपॉर्टेंस था, धार्मिक महत्व था, सांस्कृतिक महत्व था, या उसका कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस था, या उसका कोई ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस। इनके अलावा कोई साइट होती नहीं है घूमने के लिए। इन तीन में से ये तीन ही साइट होती है, और ये साइट आपके तब कवर होती हैं जब आपके तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी जिस दिन कंप्लीट हो जाएगी उस दिन ज्योग्राफिकल साइट कंप्लीट हो जाएंगी आपकी। कल्चरल साइट आपकी उस दिन कंप्लीट होगी जिस दिन आपका आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाएगा, और जिस दिन आपकी राजस्थान की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी उस दिन हिस्टोरिकल साइट कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि राजस्थान में जो पुरातात्विक स्थल या सभ्यता स्थल होते हैं, जो सिविलाइजेशन होती हैं, वो भी टूरिज्म साइट होती है। क्योंकि उन साइट पे वो जाते हैं जो हिस्ट्री से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब आपको लगेगा सर सभ्यता स्थलों पे कौन घूमता है, हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स खूब जाते हैं, रिसर्च होते हैं उनके ऊपर। अब जैसे ज्योग्राफी वाली साइट होती है जो माउंटेन्स वगैरह पे, तो उस पे वो स्टूडेंट ज़्यादा जाते हैं जिनका माउंटेन्स के प्रति या ज्योग्राफी के प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो लास्ट टाइम में जैसे आपने जिस स्थान को विजिट किया होगा वो इन तीनों में से ही एक होगा, ये आप सोचना इनमें से होता है। तो इसका मीनिंग उस वाले पार्ट को इस टॉपिक में कवर करना इम्पॉसिबल है। ये जिस दिन आपके तीनों तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे,
उस दिन साइट आपको अपने आप याद हो जाएंगे। फिर राजस्थान की इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट हिस्ट्री पढ़ने के साथ याद होंगे। जैसे हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें जगह जगह सभ्यताओं के बारे में, युद्ध भूमियों के बारे में, क्योंकि जैसे जैसे राजाओं के बारे में पढ़ोगे तो उनके टाइम पीरियड में कौन कौन से प्रसिद्ध बैटल हुए हैं, वो बैटल साइट वर्तमान में कहाँ है, जैसे हल्दी घाटी कहाँ है, दिवेर कहाँ है, खानवा कहाँ है, खातौली कहाँ है। तो उन स्थानों के बारे में धीरे धीरे आपको नॉलेज होगा तो वो अपने आप में क्या है, टूरिज्म साइट है, वो हिस्टोरिकल साइट है। राजस्थान में प्रमुख झील हैं जहाँ टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं। वो झील कौन कौन से जिले में है, तो झील का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो झीलें आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगी। राजस्थान में कौन सी नदियां हैं जिनके किनारे को डेवलप किया जा रहा है या रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, तो नदियों के किनारे को डेवलप करना, जैसे आपके घर के सामने को डेवलप करना, घर के फ्रंट को सुधारना, तो नदियों के किनारे को विकसित करना, रिवर फ्रंट बनाना। तो राजस्थान में रिवर फ्रंट किस पे बनाया गया है, चंबल नदी के ऊपर कोटा में। और राजस्थान की एक नदी पे रिवर फ्रंट और भी बना हुआ है राजस्थान के बाहर, साबरमती पे बना हुआ है गुजरात में। तो राजस्थान की कितनी नदियों पे रिवर फ्रंट डेवलप किए गए हैं, दो पे, एक पे गुजरात में किया हुआ है और एक पे राजस्थान में किया हुआ है। तो इसका मीनिंग वो भी टूरिज्म साइट है, रिवर फ्रंट, चंबल का रिवर फ्रंट, जब पढ़ेंगे तब दिखाएंगे इसमें पिक्चर आपको। तो इसका मीनिंग है ये टूरिज्म साइट्स। और टूरिज्म साइट के बाद में आपके एक टॉपिक ऐसा दिया हुआ है जो सिर्फ मेंस में है, प्रीलिम्स एग्जाम में नहीं है। उस टॉपिक का नाम है यूनेस्को। और यूनेस्को की दो थीम है आपके, वैसे तो तीन कॉन्सेप्ट प्रमुख है यूनेस्को की, जिसमें मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व साइट यानी जैवमंडल है वो आपके इसमें नहीं दिया हुआ, वो आप इकोलॉजी में पढ़ चुके हो। आपके इकोलॉजी में एक था मैन एंड बायोस्फीयर, इकोलॉजी कंप्लीट हो गया क्या आपका? तो उसमें आपने यूनेस्को के इंडिया के अंदर आपने पढ़े होंगे मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। कितने पढ़े हैं भारत में जैवमंडल, कितने पढ़े हैं? 18 पढ़े हैं। उसमें यूनेस्को की लिस्ट में कितने शामिल हो गए? यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में 12 शामिल किए हैं। तो इसका मीनिंग है कि यूनेस्को के ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट और भी हैं, तो ये कॉन्सेप्ट यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट किया था। यूनेस्को कॉन्सेप्ट या यूनेस्को संकल्पना, जिसमें एक तो जियो पार्क या भू पार्क और एक है जियो हेरिटेज। जियो हेरिटेज साइट, भू विरासत स्थल। इस चैप्टर में ये दो कॉन्सेप्ट, ये वाली आपके नहीं दे रखी, ये इकोलॉजी में दी हुई है आपके अलग से, ये वहां पे कवर करते हैं आप। तो राजस्थान ज्योग्राफी में यूनेस्को की वो दो कॉन्सेप्ट ऐसे, एक तो जियो पार्क कॉन्सेप्ट है जिसमें जमीन की जो चट्टाने हैं कोई स्पेसिफिक रॉक्स होती है जिनकी स्टडी कौन करता है, चट्टानों का अध्ययन करता है जीएसआई डिपार्टमेंट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और उन चट्टानों के अंदर जो मिनरल्स कौन कौन से हैं, किस जगह ज्यादा डिपॉजिट है। तो जैसे न्यूज़पेपर में आप कई बार पढ़ते हो ना, राजस्थान में दो जगह गोल्ड डिपोजिशन और बताया गया, तो ये बताया गया उससे पहले एक नाम लिखा रहता है जीएसआई, कि जीएसआई डिपार्टमेंट ने राजस्थान में दो जगह गोल्ड डिपोजिशन माना है। तो जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक रॉक्स हों, जो यूनिक एंड यूनिफाइड हो, जो विश्व में अपने आप में एकल और एकीकृत, यानी उस प्रकार के एग्जाम्पल बहुत रेयरिस्ट होने चाहिए, उस प्रकार की चट्टानों के एग्जाम्पल, तो वो चट्टाने या वो एग्जाम्पल्स किस में काउंट होंगे, जियो पार्क में। तो जियो पार्क में कौन सी साइट होती है समझ में आए, जियोलॉजिकल साइट, यानी जो भू वैज्ञानिक महत्व रखती हो और वर्ल्ड वाइड अपने आप में यूनिक और यूनिफाइड हो, एकल और एकीकृत, यानी उसके एग्जाम्पल्स और जगह मिले लेकिन वो रेयरिस्ट होने चाहिए, बहुत कम एग्जाम्पल होने चाहिए। तो उनको हम किस कॉन्सेप्ट में ले सकते हैं, जियो पार्क। और जियो हेरिटेज साइट ऐसी होती हैं जिसमें हम कल्चरल साइट को भी ले सकते हैं, कुछ सांस्कृतिक स्थानों को भी ले सकते हैं, इसमें कुछ हम नेचुरल साइट या प्राकृतिक स्थानों को भी काउंट कर सकते हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट या अमूर्त कलाओं को भी ले सकते हैं। जैसे कल्चरल के एग्जाम्पल, राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट हो गया आपका, आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में आप पढ़ोगे राजस्थान में जंतर मंतर सुना आपने, तो वो जंतर मंतर यूनेस्को की सूची में शामिल है, वो इसमें शामिल है जियो हेरिटेज साइट में। उस जंतर मंतर जो 2010 में शामिल है, वैसे ही 2013 में राजस्थान के 6 फोर्ट और शामिल किए गए थे, जिसमें अपने आमेर, रणथंभौर, कुंभलगढ़,
जैसलमेर फोर्ट, गागरोन फोर्ट, और एक और, नहीं मेरान कोट नहीं है। 6 हो गए क्या, मैंने शायद बोल दिए होंगे एक तो। एक चित्तौड़गढ़ फोर्ट, हाँ वेरी गुड। तो ये 6 फोर्ट उसमें शामिल। और 2019-13 के बाद में 6 फोर्ट, और 19 में जाके जयपुर की जो मार्केट वाली जो 4 दीवारी है, जिसको हम कहते हैं जयपुर परकोटा, तो जयपुर परकोटे को भी काउंट किया गया है। जो चांदपोल से लेके बड़ी चौपड़ तक की जो 4 दीवारी है ना पूरी, अजमेरी गेट से लेके और बड़ी चौपड़ छोटी चौपड़ के बीच और चांदपोल की रोड, उसके चारों ओर जो 4 दीवारी उसको कहते हैं अपन जयपुर 4 दीवारी। जो पुरानी अपनी उस समय का जो लगभग 1700 कुछ में जो जयपुर बसाया गया था, लगभग उसी समय का जयपुर है वो आज भी। उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस पॉसिबल नहीं है। और एक निश्चित हाइट के ऊपर बाद में आपको और हाइट बढ़ाने भी नहीं देंगे। आप ये चाहते हो कि मार्बल पूरी सफेद मार्बल से जड़ा के दुकान बना दूं मेरी, पॉसिबल नहीं है। आपको सेम उसी कलर में बनाना पड़ेगा जैसे पूरे मार्केट की दुकानें, क्योंकि वो यूनेस्को हेरिटेज का पार्ट। आपको अपनी दुकान में चेंजेस करने अंदर करो, उसका बाहर का जो एलिवेशन है वो नहीं बिगाड़ सकते आप। तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं इसके ऊपर। तो आपने देखा है वहाँ किसी भी दुकान पे दूसरा कलर पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मीनिंग है कि वो भी यूनेस्को लिस्ट में शामिल है। तो वो कल्चरल लिस्ट में शामिल है जिनको हमने डेवलप किया है। तो जो इंसान के द्वारा डेवलप की गई साइट है वो कल्चरल साइट में। जो नेचुरल डेवलप हुई है प्राकृतिक तौर पे, जैसे केवला देव, साइबेरिया से सारस का आना, साइबेरियन क्रेन का आना। तो साइबेरियन सारस को क्या हम पकड़ पकड़ के लाते हैं कि भरतपुर आना? तो इसका मीनिंग वो नेचुरली अपने आप आता है, यहाँ ब्रीडिंग करके प्रजनन करके वापस चला जाता है। दिसंबर के आसपास आता है, और फिर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च बच्चे देख के, और बाद में बच्चे थोड़े बहुत इतने बड़े हो जाते हैं कि उड़ के वापस जा सकते हैं। तो इसका मीनिंग है कि यहाँ ब्रीडिंग करके, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर अनुकूल होता है, उसके ब्रीडिंग के अनुकूल होता है, और उसके बाद में परिवार के साथ वापस लौट। तो वो अपने आप में एक नेचर ऐसा है जिसके कारण ऐसा होता है। तो इसके अंदर मानव जिम्मेदार नहीं। हमने तो सिर्फ उस एरिया को प्रोटेक्ट किया, वन नेशनल पार्क बना रखा है उसको। फिर एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, अमूर्त कलाएं, कुछ इस प्रकार की कलाएं जो समाप्ति के कागार पे हैं या यूनिक है अपने आप में। तो उन कलाओं में से एक कालबेलिया नृत्य, जिसकी प्रमुख नृत्यांगना गुलाबो। तो इसका मीनिंग वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होती है जो स्थापित नहीं होती कहीं। अब कोई आके पूछे हमसे कालबेलिया नृत्य कहाँ है, कहाँ स्थित है, तो कहीं स्थित नहीं है। और कोई पूछे कि कहाँ दिखेगा, कि गुलाबो नाचेगी तब दिखेगा, या कोई गुलाबों की तरह नाचे तो दिखेगा। तो इसका मीनिंग उनको अमूर्त कलाएं कहते हैं जिनके कोई फेस नहीं होती, स्टेबिलिटी नहीं होती। जैसे कल को ये मान लो कि राजस्थान की गायकी का एक लहजा होता है मांड गायकी, तो मांड गायकी को इसमें शामिल कर लें। और कोई आके पूछे राजस्थान में जगह जगह की मांड गायकी कहाँ स्थित है, तो कहीं स्थित नहीं है, लोगों के कंठ में है। गाने का एक लहजा होता है मांड गायकी। अब वो चाहे बीकानेर का व्यक्ति गा दो, जैसलमेर का गा दो, चाहे बाड़मेर का गा दो। तो सिर्फ वो, हालांकि वो प्रचलित राजस्थान के बॉर्डर की तरफ है पश्चिम में, लेकिन मांड गए कि कहीं कोई स्थित थोड़ी ना है। तो इसका मीनिंग उसका फेस नहीं है। जिसके फेस नहीं होते उसको क्या कहते हैं? अमूर्त, यानी जिसकी मूर्त नहीं हो। तो वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में। तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में एक काउंट है कालबेलिया नृत्य, तब से काउंट है जब से जंतर मंतर 2010 से। तो इसका मीनिंग ये वाली जो साइट होती है कौन सी होती है, समझ में आ गई? 3 कॉन्सेप्ट पे होती हैं, कल्चरल साइट, नेचुरल साइट एंड एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। और इसमें कौन सी साइट होती है जियो पार्क में? जियोलॉजिकल साइट, भू वैज्ञानिक महत्व वाली साइट या स्थान। तो इसमें एक तरीके से चट्टानों को महत्व ज्यादा दिया जाता है इसमें। और इसमें 3 तरीके की साइट को, कल्चरल साइट को, नेचुरल साइट को और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को, इन तीनों को महत्व दिया जाता है। तो ये टॉपिक सिर्फ आपके मेंस में है। तो ये लास्ट में एक टॉपिक लिख देना और ब्रैकेट में लिख देना ओनली आर एस मेंस। ये प्रीलिम्स में नहीं पढ़ना होता है। टॉपिक का नाम है यूनेस्को संकल्पना। अच्छा, पूरा ही नहीं लिखा क्या? पहले ये टॉपिक लिख, पशुपालन वाला नहीं लिखना है। इकोनॉमी ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर, गांव में है तब एग्रीकल्चर, शहर में शिफ्ट होते ही इंडस्ट्रीज, उद्योग, फिर उद्योग को चलाने के लिए एनर्जी रिसोर्सेज, एक तो ऊर्जा वाले, और उसके बाद में मैन पावर यानी पॉपुलेशन। तो एनर्जी वाले में आगे डेस्क करके लिख देना कॉन्वेंशनल एंड नॉन कॉन्वेंशनल, परंपरागत एवं गैर परंपरागत।
ऊर्जा वाले भी परंपरागत एवं गैर परंपरागत, कॉन्वेंशनल एंड नॉन कॉन्वेंशनल। या सिंपल से एनर्जी लिख दो, टॉपिक आएगा तब डिवाइडेशन कर लेंगे कि ऊर्जा करके एक टॉपिक है, ये ध्यान रखना है। फिर एनर्जी के बाद में है पॉपुलेशन या जनसंख्या। जनसंख्या के बाद में जो जनसंख्या यहाँ आमदनी प्राप्त करेगी उसको खर्च किस में करेगी, टूरिज्म या पर्यटन में। तो नेक्स्ट टूरिज्म, उसके आगे दो थीम है, टूरिज्म सर्किट, ये मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला नहीं है। तो टूरिज्म सर्किट एंड साइट्स, पर्यटन सर्किट एवं साइट या स्थल। और एक लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 18 है ना, इसको संकल्पना, जिसमें दो थीम है संकल्पना में, एक तो जियो पार्क, में भी कई बार ये जियो पार्क ही आता है, जियो पार्क या भू पार्क। नेक्स्ट है जियो हेरिटेज साइट, दूसरा भू विरासत स्थल, जियो हेरिटेज साइट, जियो हेरिटेज साइट, भू विरासत स्थल। एक टॉपिक आपके अलग से ये और दिया हुआ है, राजस्थान में पर्यावरणीय समस्याएं। तो पर्यावरणीय समस्या आपकी वही हैं जो इकोलॉजी में पढ़ चुके हो आप सारी, वही है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। इसका वो टॉपिक यहाँ लिखवाते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ वो टॉपिक ही आपको सेपरेट अलग ही करवाया जाता है। क्योंकि इकोलॉजी जब पूरा ही पढ़ चुके हो, इसके बाद में पर्यावरणीय समस्याएं, चार चार पेजेस में क्या लिखवाएं आपको, जब आपने पूरा 140 पेज में लिखा होगा लगभग, पूरा एक पूरी कॉपी भरी होगी उसके ऊपर, कॉपी नहीं तो कोपा भरा होगा मोटा। तो आज इस चीज़ का लोड बिल्कुल नहीं लेना है कि हमें ज्योग्राफी पढ़ाई थी समझ में नहीं आई क्या पढ़ाई, क्योंकि आज मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई नहीं है। आज मैंने समझा ही है ज्योग्राफी में टॉपिक क्या क्या है। तो कितनी थीम पे टॉपिक आपके हैं, चार। एक बेसिक से स्टार्टिंग में, फिर जल वाले हैं, फिर रिसोर्स हैं, और लास्ट में मोस्टली इकोनॉमी वाले हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन कल। थैंक यू।